अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ और ये वाक़या मुझे शेयर करना था। मेरी फुप्पो जिनकी शादी हुई थी और उनकी शादी के बाद उनके साथ ये वाक़या हुआ था। तो ईमेल नहीं कर सकती थी, लेंदी था, तो सोचा मैं शुरू से लेकर चलूँ ताकि आपको पता चले कि क्या था। एक तो हमारे दादी का घर जिसमें हम अभी रहते हैं, वो तो वहाँ तो काफ़ी हादसात हुए हैं, बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, होते हैं अभी भी। लेकिन मेरी फूफो का जो ससुराल था वो है मलीर में। मलीर 15 से अंदर को जाके उनका कोई घर है बिलाल टाउन की साइड पे। तो उनकी जो ससुराल है वहाँ उनके जो हस्बैंड थे, मैं आपको बताऊँ, वो थोड़े से मतलब उनका जो कह सकते हैं कि थोड़े से एग्रेसिव और फुप्पो पे लिटरली वो उनको मारते थे और उनको टॉर्चर करते थे, मतलब छोटी-छोटी बात के लिए। जबकि फुप्पो ने उनका पूरा घर सँभाल रखा था। कहते हैं कि उनकी अपनी सास, ससुर और जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब का वो ख़्याल रखती थी और ये हम सब की आँखों देखी बात है। मेरे पापा हयात थे, मेरी दादी हयात थी, मेरे दादा हयात थे और 2005 की ये बात है। तो मतलब बहुत झगड़े हुआ करते थे, फिर पापा लेकर आ जाया करते थे घर पे। फिर वो इंसान ऐसा था कि वो मार पीट के और फिर वो वैसे ही हो जाया करता था जैसे कोई बात ही नहीं, और फिर वो माफ़िया मांग के वापस ले जाया करता था। फिर फूफो के साथ वो वही करता था। उनकी एक बेटी भी है। अब तो खैर सेपरेशन हो गई है उनकी, क्योंकि यही वजह थी कि वो उनसे सेपरेट हुई। वो बहुत मारते थे और तो ये सब चीज़ें थी। और उनका ससुराल है, उनका जो ससुराल है उनका एक गेट मेन गेट है और एक गेट जो है वो पिछली गली में, यानी पीछे की तरफ एक गेट उनका बाहर की तरफ निकलता है। वहाँ पर एक दरख्त है। अब वो किस चीज़ का दरख्त है आई डोंट नो, लेकिन वो दरख्त है। अब हमें नहीं पता, हम उनके घर इतने जाया भी नहीं करते थे। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और वो उनके बेडरूम से बिल्कुल अटैच्ड होता है। मतलब फिर मतलब जैसे जब वो उनके साथ उनको मारते थे या उनकी जो भी लड़ाइयाँ होती थी, जो भी मतलब वो टॉर्चर करते थे, तो वो उसी घर में वो सब चीज़ें करते थे। तो एक दिन उन्होंने फ़ोन किया घर पे कि मुझे ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी फूफो हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, इतनी क्या हो गया है? तो वो बार-बार जो है ना बस ये बोले जा रही थी कि मेरे ना कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? बस मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है, और वो दर्द की शिद्दत से कर्रा रही थी। तो फिर मेरे दादा मरहूम और मेरी जो फूफो हैं, सबसे छोटी फूफो, वो उनके साथ गईं और उनको वहाँ से अपने साथ घर पे लेके आ गईं। फिर यहाँ घर पे आ गईं तो मेरी जिन फूफो से उनकी बात हुई थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा चिपक के बैठ रही थी। तो वो कह रही थी कि भई तुम अलग होकर बैठो ना, मतलब एक तो मतलब गर्मी हो रही है, और उनको देख-देख के वो हँस रही थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता दिन गुज़रते गए और फिर उनके हस्बैंड लेने आए फिर से। अंकल, मेरे फूफा जो है उनको लेने आए कि भाई उनको बुलाओ और मुझे उनको घर लेके जाना है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे आपस में, और वो कुछ ऐसी हरकतें भी कर रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ऑकवर्ड कह सकते हैं। कि एक मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा मेरी फूफो से, मतलब अपनी बहन से कहा कि मुझे ना अपने कोई सूट दे दो, मुझे सूट पहनना है। तो ना फूफो ने कहा ठीक है तुम ले लो अलमारी में से जाके। तो उन्होंने उनके सारे कपड़े निकाले। ये शुरुआत थी, ये समझें, ये स्टार्टिंग है इस चीज़ की कि ये चीज़ अब ज़ाहिर होना शुरू हुई हम सबकी आंखों के सामने। तो उन्होंने फिर एक कमीज़ पहनी उनकी, फिर उन्होंने दूसरी कमीज़ पहनी, फिर उन्होंने तीसरी कमीज़ पहनी, फिर चौथी कमीज़ पहनी। इस तरह वो कमीज़ पे कमीज़ पहने जा रही थी और शी वाज़ लाइक के यार ये तो इतनी फ़िट हो रही है, मैं कैसे पहनूँ? और जो जिनकी वो कमीज़ें थी उनका दम निकल रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी सारी कमीज़ें ये पहन रही है तो सब ख़राब कर देगी। अम्मी देखिए ये क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो गई है, ये कैसी हरकतें कर रही है, मेरी कमीज़ें एक पे एक पहने जा रही है, सारी मुझे धोनी पड़ेंगी, ये पागल हो गई है ये। तो खैर वो फिर कमीज़ उनकी चेंज करवाई और फिर जो है ना उनकी जब हस्बैंड आए ना, तब वो गुस्से में आई बहुत ज़्यादा ना। इतना ज़्यादा गुस्सा उनको था, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या थी, वो चीज़ उनके अंदर थी क्या थी। खैर जब तक ये चलता रहा हम समझते थे कि हाँ चलो उनकी लड़ाई चल रही, शायद इस वजह से गुस्से में। हमारा दिमाग वहाँ तक जा नहीं रहा था, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो फिर
जैसे ही हमने कहा कि वो अंकल आए हैं, आपको बुला रहे हैं, तो कह रही नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, इस तरह करके उन्होंने इशारा किया। तो फिर इस तरह करते करते फिर पापा जो है वो समोसे और रिफ़्रेशमेंट का सामान लेके आए ना, कि इसको जो है ना निकाल के और रखो आगे, और नज़मा को बोलो जाए अंदर, जो भी है सॉर्ट आउट करे मामला और फिर हंसी खुशी जाए। तो वो अंदर गई और जाके उन्होंने जो है अपने हस्बैंड को घूरा और ना ज़ोर ज़ोर से फिर हंसने लग गई, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। तो हम लोग सब देख रहे कि ये हंस क्यों रही है इस तरीके से। तो फिर पापा ने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो जितनी ज़ोर से वो हंस रही थी उतनी ही ज़ोर से वो फिर उतनी ही शिद्दत के साथ उन्होंने रोना शुरू कर दिया उनके सामने। वो रोए जाए इतनी अजीब व गरीब आवाज़ में कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम सब घर में ही थे, हमारे ही घर में ये सब हो रहा था, तो हमें सब कुछ याद है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमने ये देखा, मैंने स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा वो थी, मतलब डरपोक थी, लेकिन मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत लेती हूँ। तो मैं छुप छुप के देख रही थी। वो उन्होंने समोसा ऐसे करके उठाया दोनों हाथों में, और वो जिस बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक से कोई चीज़ खा रहे होते हैं, कभी इस हाथ से खा रही हैं, कभी उस हाथ से खा रही हैं, इस तरीके से उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो वो एक एबनॉर्मल सा माहौल उन्होंने बना दिया। तो मेरे पापा तो फ़ौरन समझ गए कि ये कुछ एबनॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने फिर ना सबको जो है ना कमरे से बाहर निकाला, मेरी फूफो थी और मेरे कज़न थी, सबको जो है कि चलो बाहर निकलो, सब जाओ यहाँ से। तो एक एक करके सब जाना शुरू हो गए, और फिर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गई, उनकी आवाज़ चेंज हो गई। तो फिर हमें पता चल गया था कि इनके साथ कोई ना कोई मसला है। उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने काफ़ी रूहानी इलाज करवाने की कोशिश की, काफ़ी जगह लेकर गए। तो वहाँ से थोड़े दिन आराम आता था, और फिर वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि शी वाज़ ओके, मतलब अब कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, मतलब मैं सेट हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती थी। फिर हम इतने यूज़्ड टू होते जा रहे थे कि हमें कभी-कभी बिलीव आता था कि हाँ, ये ठीक है, फिर हम उनसे बातें कर रहे हैं, हर तरह की उनसे बातें कर रहे हैं, जैसे हम बातें करते हैं घर की बातें। वो हर चीज़ को अपने अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना, एक कैसेट भर रही होती है कि हाँ, ये। उन्होंने हमारे घर के बारे में, मतलब उनके अंदर जो चीज़ थी वो कब ज़ाहिर हुई, उस दिन तो हो गई थी। फिर वो कुछ टाइम बाद बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे कोई बात ही नहीं है ना। एक दिन जो मेरी फूफो हैं वो उनके पास बैठी हुई थी, तो और गौस पाक का चिराग जो है वो हम रोशन करते हैं घर में, तो हमने उनको उसी कमरे में रखा हुआ था ताकि वो उससे बाहर न जाएं, और उनकी निगरानी करते थे मेरे पापा मरहूम। तो मेरी फूफो वहाँ बैठी हुई थी, और उन्होंने उनसे ऐसी बात करने की कोशिश की कि तुम बताओ कौन हो तुम, और तुम कहाँ से आई हो, क्या है, मतलब जो भी है बताओ। तो पहले तो वो बता नहीं रही, उनकी आवाज़ फिर जब निकली तो बहुत ही वो बारीक आवाज़ थी। वो मेरी फूफो की आवाज़ नहीं थी, वो किसी और मखलूक की थी जो उनके अंदर बहुत चेंज आवाज़ थी। और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहन के पीछे क्यों लगी हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने तुम्हारे साथ कुछ किया था, तुम बताओ हमें। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उनको एतमाद में लेने की कोशिश की ताकि वो कुछ बोलें, अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उनको पता था इनके अंदर कोई और मौजूद है। तो फिर उस जो मखलूक जो उनके अंदर थी, उन्होंने मेरी फूफो से बात करना शुरू कर दी कि ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, बहुत तशद्दुद करता था, और ये रोती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझ पे रहम करो। तो ये जो है रुकता नहीं था, और ये सिलसिला एक बार नहीं कई बार चलता रहा। तो मतलब इस तरह से मैं इसको देखती थी तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता था, और इसलिए मैं इसके ऊपर आ गई हूँ, और अब मैं इसके शोहर को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके अंदर जो आई हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं इसके शोहर से बदला लूं, क्योंकि मुझे भी जलाया गया। फिर पप्पो ने पूछा अच्छा आपके साथ क्या हुआ था, मतलब तुम्हें किसने मारा। तो फिर उन्होंने सिर्फ उसने इतना जवाब दिया, मुझे जलाया था। यही नहीं बताया कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब चीज़ें चलती गई। फिर जो है उन्होंने बताया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, वो अपने शौहर से बदला लेने के लिए, मतलब जैसे मैं इसके शौहर से बदला लूँगी, क्योंकि मुझे इस पर तरस आ गया था।
तो फिर वो बहुत ऐसी कुछ हरकतें करती थीं कि कभी वो आदमियों की आवाज़ में बात करती थीं, कभी बच्चों की आवाज़ में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रोते हैं, और वो सब पे हावी होती थी। लेकिन एक वाहिद मेरी बड़ी फूफो हैं और मेरे पापा हैं। मेरे 3 चाचू हैं और जिनमें से एक मेरे पापा हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो और मेरी 6 फूफो हैं जिनमें से एक वो थी। तो सबसे बड़ी फूफो हैं बहन भाइयों में, एक वो थी, एक मेरे दादा थे और एक मेरे पापा थे, कि जिन तीनों की वो बहुत मतलब डरती थी उनसे। और पापा जो है मेरे उनसे बहुत ज़्यादा वो डरती थी, भाई भाई करके बात करती थी, क्योंकि मेरी सारी फूफो पापा को भाई करती थी, भाई भाई करके बात करती थी। तो भाई ये ना अपनी बीवी को ऐसे मारता था, भाई इसने ऐसा किया था, उसने उसके हाथ पे जो है ना वो गरम जो है ना वो शोला गिराया था, उस दिन ये किया था, वो किया था। मतलब इस तरीके से वो शिकायत कर रही थी। मतलब वो चीज़ मेरे फूफो के अंदर थी, वो शिकायत कर रही थी मेरे पापा से कि इसके साथ इस तरह करता था भाई, और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और वो चीज़ फिर इतनी शिद्दत इख्तियार करती गई कि वो फिर हमारे घर में उसने सबको ही मतलब हर किसी पे हावी। मेरे एक चाचू हैं, उन पे भी वो चीज़ आई, तो उनकी भी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और हमें पता चलता था। मेरा कज़न है, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कुछ फ़नी भी हुए हैं जब हमें पता चला कि नहीं, हम जो है ना बच्चे थे तो हमें इतना वो नहीं था, तो हम भी बहुत वो करते थे कि एंजॉय करते थे। लेकिन फिर हमें फिर डांटा गया कि नहीं। जैसे एक ये हुआ कि मैं उनको दरवाजे के उस पार से सुराख में से देख रही थी कि फुप्पो वहाँ बैठी हुई हैं, और मैं फुप्पो को बता रही थी कि फुप्पो फुप्पो देखो वहाँ बैठी हुई हैं। तो ना फुप्पो कह रही लेट जा नहीं तो वो आ जाएगी। और बस मैंने जब दोबारा उस सुराख में से झाँक कर देखा है तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, और जब मैं टर्न हुई हूँ लिटरली वो मेरे पीछे खड़ी थी, और वो जिस पोजीशन में खड़ी थी मेरी चीख निकल गई थी। मतलब दोनों हाथ कमर पे रख के, बाल दोनों उनके आगे थे, एक तो उनके बाल भी हैं ऐसे फ्रिजी हेयर्स हैं उनके, इतनी भयानक वो लग रही थी कि मेरी चीख निकल गई थी। और फिर वो कह रही थी तो मुझे देख रही थी ना, जबकि वो वहाँ पे मतलब ऐसे लेटी हुई थी जैसे वो सो रही हैं। तो उनको कैसे पता चला कि मैं उनको देख रही थी सुराख में से? मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हुई। फिर एक मर्तबा उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, जब क्योंकि वो हमारे घर में ही थी ना, मुस्तकिल उनका इलाज चल रहा था, तो वो अपनी मैके में थी, तो हम लोग भी उनके साथ ही रहते थे, तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचाती थी। लेकिन हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बुला के कह रही कि इधर आओ, मेरे सर में से कीड़े निकालो। तो मेरे तो हाथ कँप आ रहे थे, मुझे पता था कि मतलब ये नहीं है, इनके अंदर कोई और है मखलूक। तो मैं जुएँ देखने लगी। अच्छा, वो मुझसे कह रही कि इस जगह देखो, इस जगह से निकलेगा। वो जहाँ जहाँ हाथ रख रही वहाँ से जो है ना, मैं उनकी जुएँ निकाल रही थी। ये हुआ, मतलब हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा ये सब लगा। तो फिर जो है पापा ने मना कर दिया था कि कोई भी इसके पास नहीं जाएगा, ये बुलाएगी तो नहीं जाना। फिर एक आलिम, आखिरकार एक आलिम हमें मिले, उनसे हमने राब्ता किया, और फिर उन्होंने हमें बताया कि आप पहले तो उन्होंने घर आके कुछ पढ़ाई की, तो इन पे हाज़िरी हुई बहुत ज़्यादा। मतलब वो धूनी वग़ैरह देते थे वो। तो उन्होंने फिर हमें मशवरा दिया कि एक बाबा हैं, उनका मज़ार है थर पारकर में। थर डिज़र्ट है आई थिंक, कहाँ है ये थर पारकर, वहाँ मज़ार है, वहाँ आपने जाकर इसको भी लेकर जाना है, और आपके जो घर के बड़े हैं वो इसके साथ जाएंगे। मतलब सबको जाना है जो जो इसकी ज़द में है। तो पापा तो मेरे घर में रुके थे, क्योंकि वो पूरी फैमिली ही आ गई थी फूफो के ऊपर। तो वो पापा के साथ तो होती थी, लेकिन हमें भी बहुत तंग करते थे घर में। जैसे किचन से खटपट की आवाज़ आ रही है, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, फिर एक औरत के हंसने की आवाज़ आ रही है। मतलब 24 घंटे हम इसी सिचुएशन में रहते थे, और हम डरते थे। हम ना इतना डरते थे कि हम छत पे भी नहीं जाते थे। हम वॉशरूम भी जाते थे तो हम किसी को खड़ा करके जाते थे। बहुत ज़्यादा हम इस प्रॉब्लम को हमने फ़ेस किया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर उसने ख़ुद ही बता दिया था कि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है जो इस औरत पे है, मतलब मेरी फूफो पे, और हम इसको जो है लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इस पे बहुत तरस आ गया और हम इसको अभी छोड़ नहीं सकते, और इसके शौहर से तो हम बदला लेके जाएंगे। मतलब वो इस कदर जो है जज्बाती थे, जो भी थे, इस तरह की वो बातें करती थी। तो फिर जब प्रोग्राम बना, सब गए, फिर मेरी फूफो थी और मेरी दादी मरहुमा थी, उस वक्त हयात थी वो, और वो
शुगर पेशेंट भी थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी थी, बीमार भी थी, लेकिन वो गईं। और मेरी फुप्पो थी और मेरे फूफा थे और मेरे पापा के एक दोस्त भी गए थे। ये सब इनको लेकर गए थर पार कर। तो वहाँ की मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कुछ वहाँ का एनवायरनमेंट जब उन्होंने हमें बताया आगे कि वहाँ का मज़ार कैसा था, क्या था। जो बाबा थे जिनके मज़ार पे वो गए थे, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम था हज़रत राज़ी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। उनके मज़ार पे उनकी हाज़िरी थी, जहाँ वो आलिम जो थे उनको लेकर गए थे कि हमें यहाँ जाके हाज़िरी देनी है। जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचे और उनकी गाड़ी वहाँ रुकी, तो मतलब पूरा मतलब 1 दिन का सफ़र करके ये लोग वहाँ पर पहुँचे। और जैसे इनकी गाड़ी वहाँ रुकी तो वो एकदम से गाड़ी में से उतरी और भागती-भागती मेरी दादी भी उतरी, दादी आराम-आराम से चल रही थी, तो वो भागती-भागती एकदम उतरी और वो मेरी दादी को क्रॉस कर गई आगे। जब वो थोड़े से कुछ कदम आगे जाके उन्होंने मुड़ के मेरी दादी की तरफ एक मर्तबा देखा, मेरी सारी फैमिली उनके पीछे खड़ी हुई थी। मेरी फूफो थी जो मतलब उन्होंने बताया जिस तरीके से, वो वापस मुड़ के आई। और मज़ार की लोकेशन कुछ ऐसी थी, मैं आपको बताती चलूँ कि एक बहुत ही पुराना कदीम कब्रिस्तान है, बीच में मज़ार है और फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं, मतलब एक सीढ़ी आती है चढ़ के, फिर ऊपर पूरा मज़ार है उनका, बहुत बड़ा सा मज़ार है। मैंने कभी देखा नहीं, सर्च नहीं किया, लेकिन मेरी पूरी फैमिली वहाँ गई थी तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी इसकी लोकेशन है। वो वापस आई, उन्होंने मेरी दादी को जो है, क्योंकि मेरी दादी से चला नहीं जा रहा था तबीयत की वजह से और उनके पैरों की तकलीफ़ की वजह से, तो मेरे फूफो के अंदर जो मखलूक थी वो इस तरीके से भागती हुई दादी की तरफ, तो हम समझे कि शायद ये दादी को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो वो सिंपली वो भागती हुई आईं और उन्होंने मेरी दादी को ऐसे करके उठा लिया, जैसे मतलब दोनों हाथों से उठा लिया, और वो भागती हुई ऊपर उनको ले गई और सीढ़ियों से, और जाके उनको मज़ार पे ऐसे करके खड़ा कर दिया। और फिर जाके उन्होंने वहाँ पे मज़ार पे कलाबाजियाँ खाना शुरू कर दी। मतलब उनकी हाज़िरी थी या जो भी था, मतलब वहाँ जाके उन्होंने फिर उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमारे साथ जो आलिम थे उन्होंने ये कहा था कि आपने घबराना नहीं है, सब सेट हो जाएगा, ये बाबा हैं, ये सब कुछ देख लेंगे। तो फिर वहाँ पे एक रात का स्टे भी ज़रूरी था, क्योंकि जाते हुए इतना टाइम लग गया था। अब वहाँ पे जो होटल्स वगैरह थे वो ऐसे थे ही नहीं कि वहाँ पे रुका जा सके। मजबूरन जो है एक पूरा मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे जगह थी। मतलब मज़ार के अहाते में भी जो उनकी बीबियाँ थीं, उनकी कब्रें थीं, मतलब उनकी भी कब्रें थीं, तो उनका हिस्सा अलग था। और ख़ातून जो थी, जितनी भी ख़ातून थी, मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ठीक से, मतलब जितनी भी उनकी बीवियाँ थीं उनकी साइड अलग थी और जो जेंट्स की कब्रें थी उनकी साइड अलग थी। तो वहाँ पे जो है जितने भी हमारे घर से लेडीज़ गई थी वो अलग थी, और फिर वो जेंट्स जो थे वो अलग, वो उस हिस्से में सोए थे। वहाँ पे फिर उन्होंने बता दिया था कि आपने यहाँ पे मतलब आप जो है आंखें बंद करके बिल्कुल सो जाएं और आपने उठना नहीं है। तो मेरी जो बड़ी फूफो हैं, मेरे पापा से भी बड़ी हैं, और मेरी जो दूसरी फूफो हैं, फूफा हैं, ये सब लेट गए थे। और ये लोग बताते हैं जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद की हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा फ़ील हुआ है कि जैसे हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं। हमारी आंखें किसी ने सी दी हैं, हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं खुल रही हैं। और फिर जब हमारी आँख लग गई है, हम सब सो गए हैं, तो उन सब ने ख्वाब में क्या देखा है, जो उस मज़ार के अंदर थे, कि एक बुज़ुर्ग हैं और वो वाइट, उन्होंने पूरा ड्रेस पहना है, वाइट जैसे होता है, चादर सी होती है, और वो वाइट घोड़े पे सवार होके आए हैं। और ये चीज़ उन्होंने देखी है, बहुत नूरानी उनका चेहरा है, और वाइट उनके बाल, वाइट उनकी दाढ़ी, और बहुत ही पुरनूर उनका चेहरा है, और वो घोड़े पे सवार होके आए हैं। ये सब चीज़ किस ने देखी है? जो उस मज़ार के अंदर सो रहा था। और ये सब चीज़ें देखने के बाद जब वो उनकी आँख खुली है तो वो नॉर्मली सब उठे हैं, और सब ने एक दूसरे से पूछा, हाँ भाई तुमने भी ये देखा है? तो सब ने एक दूसरे से क्लियर किया, हाँ ये मैंने भी ऐसा देखा है। तो फिर वहाँ उनका इलाज चलता रहा। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर मेरे जो फूफा हैं वो थोड़े से, मतलब कह सकते हैं थोड़े मजाकिया टाइप के हैं। तो वो वहाँ पर वो बताते हैं फूफो वगैरह कि वहाँ पर जो कुत्ते थे ना, वो इस साइज़ के थे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे बकरी से भी बड़े साइज़ के जो होते ना,
फुल साइज़ के इतने बड़े बड़े कुत्ते थे और वो यूँ घूम रहे थे, मतलब जैसे मज़ार की अहाते में ही। तो वो करीब आ रहे होंगे तो मेरे फूफा ने ना उठा के एक पत्थर मार दिया। बस उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने पत्थर उनको मार दिया। तो हमारे साथ जो आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए, और वो पत्थर बदकिस्मती से उसको लग गया। वो दिन था और 1.5 साल तक उनके उसी हाथ में दर्द रहा था। उन्होंने इतना इलाज करवाया लेकिन वो नहीं गया। फिर उन्होंने बताया था कि वो कुत्ते नहीं थे, वो उनके रूप में तमाम तर वो जिन थे और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन तुमने उनको पत्थर मार के बहुत बुरा किया। तो ये चीज़ थी। और काफ़ी वहाँ पे ऐसे हादसे भी हुए हैं, मतलब आँखों के सामने जो है मेरे बारी बारी करके सब पे हाज़िरी आई, क्योंकि ये इस इंसिडेंट से हम सभी मुतासर थे। तो हम सब का ही बाबा ने इलाज किया, ये कहना था उनका, और हमने ख़ुद भी फ़ील किया कि ऐसा हुआ है वहाँ पे। फिर मैं आपको बताती चलूँ कि थरपारकर का जो उनका मज़ार है हज़रत राज़ी शाह बाबा का, वह उनके ही अहाते में सुना होगा या किसी को अगर पता हो कि ज़िंदा पीर का मज़ार भी है। ज़िंदा पीर जिन्हें कहते हैं उनका मज़ार है, और एक कच्ची सी कब्र है उनकी। और वहाँ पे कहते हैं कि मतलब हर किसी को तो नहीं आती आवाज़, लेकिन किसी किसी को अगर जो जाके करीब कान लगा के सुनता है तो अंदर से तिलावत कुरान पाक की आवाज़ आती है। तो मेरी फ़ैमिली में से किसी को भी नहीं आई, लेकिन मेरी एक फुप्पो हैं, वो ज़रा पढ़ने में और परहेज़गार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मुझे आती है आवाज़ या नहीं आए। 1-2 बार गई तो वो नहीं आई, फिर उन्होंने पता नहीं मतलब कहा कि मैं दोबारा से सुनती हूँ। तो वो उस जो कब्र थी उसमें से उनको आवाज़ आई कि अंदर से जैसे कोई बाकायदा तिलावत कर रहा है। तो वो डरी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़िंदा पीर की कब्र उनको कहा जाता है। और बस वहाँ पे फ़ातिहा पढ़ी और फिर ये लोग वापस आ गए। उसी अहाते में एक किला है और उस किले में एक है जिन। वहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि उस किले में एक जिन है और वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इसको फेस कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है कि आप उसको देख सकते हैं तो ज़रूर आप जाइए, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो आप उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कुछ वो फ़िज़िकली ऐसा है कि नहीं देख सकते। लेकिन मेरी एक फूफो ने वो बताती हैं कि उन्होंने उसको पीछे से देखा है। हम नहीं यकीन कर रहे थे उस बात पर, लेकिन उन्होंने मतलब उनको बहुत वो थी ना क्यूरियोसिटी कि मुझे देखना है कैसा है। तो फिर वो गई वहाँ पे और उन्होंने ख़ुद देखा। तो वो जिस तरीके से बताती हैं तो हमारे रोंगटे मेरे शायद अभी भी खड़े हो गए। जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया तो हम डर गए थे। तो हमने ये कहा कि आपने कैसे देख लिया? तो उनको एक्सप्लेन करने में उनको इतना डर लग रहा था कि उनसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, जबकि उन्होंने सिर्फ उसका जो है वो बैक साइड से देखा, लेकिन आगे से फ्रंट से वो नहीं देख पाई। तो मुझे बताते में बहुत डर लग रहा है कि वो ये बता रही थी कि उसका जो फेस था पीछे से देखा, जैसे मिट्टी का एक तौदा होता है, मिट्टी का एक तौदा, इतना वो ऐसा उसका फेस था जैसे कि मिट्टी से बनाया हुआ है उसको, मिट्टी से इतना बड़ा उसका फेस था। और उसने जो है पगड़ बांधते हैं, आई थिंक पगड़ वगैरह से कुछ बांधते हैं, इस तरह का पगड़ी होती है वो बांधी हुई थी। और वो नॉर्मल आदमियों से बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था। उन्होंने बहुत दूर से देखा था, लेकिन उन्होंने जो देखा था वो हमें बताती हैं कि इतना वो कोई बड़ा था, मतलब बहुत लंबा। और वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के बस मतलब ना ऐसे झूम रहा था जैसे वो कोई कुछ पढ़ रहा है, मतलब इबादत कर रहा है, कुछ कर रहा है। उसका बैक साइड था। और जो वहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने हमें बताया था कि एक आदमी जो है गया था वहाँ पे, उसने बोला था, शर्त लगी थी कि मैं इसका सामना करूँगा और मैं उसको देखूँगा कि ये कैसा है। तो जैसे ही वो गया किले में और उसने उस जिन का सामना किया था तो उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, क्योंकि वो देखते साथ ही मर गया था। तो कहा जाता है कि वो जो जिन है उसकी अपीयरेंस बहुत मतलब ख़तरनाक है, खौफनाक है। मतलब एक ये चीज़ थी कि वहाँ पे एक जिन भी मौजूद है, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन वो एक जगह है उसी के अंदर वो मौजूद है।
तो ये 2-3 चीज़ें वहाँ पर थीं जब हम अपनी फूफो को वहाँ इलाज के लिए लेकर गए, तो ये सब चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस की हैं। फिर मेरी फूफो का इलाज जो है, फिर वहाँ से उन्होंने हाज़िरी कंप्लीट की वहाँ से, और मेरी फूफो जो है वो मज़ार के ही अहाते में बैठी थी, और उनके ऊपर जो है आप अपना हाथ जब सीधा करते हैं तो कितना लंबा जाता है मुझे नहीं पता, ये एक फीट या 2 फीट इतनी लंबी छिपकलियाँ उनके ऊपर यूँ चढ़ रही थी लेफ़्ट, तो वो राइट से नीचे जा रही थी, मतलब उतर रही थी, चढ़ रही थी, पूरे जिस्म पे उनके छिपकलियाँ थी। तो ये कह रहे, जब हम लोग डर गए तो ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो हमारे साथ आलिम साहब थे उन्होंने कहा कि आप उसको छोड़ दो बिल्कुल, ये समझें, मतलब इसको भी आप बिल्कुल छोड़ देना। ये बाबा जो हैं इसका, वो भी जिन्नात थे, वो भी जिन्नात ही थे जो उनके साथ थे। फिर खैर ये लोग वहाँ से वापस आ गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और उनका इलाज भी हो गया था। लेकिन अभी भी उनके साथ ऐसे बहुत से मामलात हैं जो कि नॉर्मल नहीं हैं। और मेरे पास अभी रिसेंटली उनके साथ कुछ हादसात ऐसे हुए थे कि उनके घर, हमारे घर में ही, मतलब अपनी मेरी दादी के घर पे ही वो आ गई थी, तो यहाँ पे उन पे हाज़िरी आई थी। तो मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही थी, और उनकी आवाज़ की, उनकी जो वो, मतलब जो वो एक्टिविटी कर रही थी घर में, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने सारी रिकॉर्डिंग उनकी की है, तो वो वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हैं, और मैं चाहूँ तो आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। लेकिन ये कि आप उसको, जिसे आप पब्लिक ना करें, तो मैं आपको वो ज़रूर भेजना चाहूँगी, क्योंकि हमने अपनी आँखों से सब चीज़ें देखी हैं। और अभी जो उनका इलाज चल रहा था, तो उन्होंने एक परमानेंट, एक आलिम है, उन्होंने एक तावीज़ बना के दिया था कि ये आप अपने गले में बांध के रखेंगी, उसको आपने उतारना नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से वो चीज़ आपसे बहुत दूर है। अगर आपने तावीज़ उतार दिए गले से, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर करना। तो काफ़ी इलाज उनका चला है, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है कि कभी भी आपकी जान प्रॉपरली नहीं छोड़ती है। मतलब एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी भी वो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हैं, वो किसी की फ़ौतगी में नहीं जा सकती। मतलब बहुत सारी उनके परहेज़ हैं जो वो करती हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ ये मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम अरबाज़ है, मेरा ताल्लुक़ कराची से। आज जो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 2014 का है। वाक़या कुछ यूँ है कि 2014 में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। हमारा सेंटर पड़ा था चावला मार्केट में। नाज़िमाबाद में मैं रहता हूँ, चावला मार्केट बहुत मशहूर है यहाँ पे। हमारा सेंटर पड़ा था कराची कैम्ब्रिज में। तो हमारा पहला पेपर इंग्लिश का था जो बहुत अच्छा हुआ था, और हम लोगों ने जब बाहर आके डिस्कस करा तो पेपर जो है वो डिस्कस करने से ही लग रहा था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और हम बहुत खुश थे उस दिन कि पहला पेपर है और पहले ही बहुत अच्छा हुआ है। तो हम लोगों ने बजाय घर जाने के बाहर आवारागर्दी करना जो है वो बेहतर समझा। तो आवारागर्दी करते करते हम उर्दू बाज़ार की तरफ चले गए। उर्दू बाज़ार, नाज़िमाबाद उर्दू बाज़ार काफ़ी मशहूर जगह है, काफ़ी लोग जानते होंगे जो कराची में रहते हैं। उसके एक दो गली छोड़ के हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, और हज़ारों टॉपिक जो है वो डिस्कस करते जा रहे थे जैसे जैसे चलते जा रहे थे। तो ये टॉपिक डिस्कशन कब हर चीज़ से होता हुआ इन सब चीज़ों पे चला गया। इस बारे में हम बातें करने लगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जिन्नात वगैरह के बारे में। क्या पता ही नहीं चला कि कब बातें यहाँ कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एज़ यूजुअल हम सबका जो है वो बचपन में यही इंटरेस्ट होता है, और जहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं हम वहाँ इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं। और जब चार दोस्त बैठे होते हैं या फिर कज़न्स वगैरह होते हैं, तो फिर हमारा जो है वो इसी तरफ जो है यही टॉपिक हो जाता है बातें करने का। तो उस टाइम भी यही था। तो हम ये बातें करते करते एक वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा कोई खंडर वीरान जो है वो हमें घर दिखा, और उस गली के 5-6 घर छोड़ के ही बिल्कुल। और
क्योंकि हमने वहाँ जाके जो है वो कॉमेडी करना चाहिए, अपने आप को में ही अपने आप को प्रिटेंड करने लगे कि हम एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, और मतलब मजाक करना चाहा वहाँ पे, क्योंकि उस ज़माने में एक्सप्रेस टीवी से वो क्या ही आता था और हम वो देखते थे, ज़्यादा शौक़ से लेते थे। और फिर डिस्कवरी चैनल पे भी हम देखते थे कि जिस तरह से अंग्रेज़ डिवाइसेस लेके घूम रहे होते हैं, और अगर आपके आसपास कोई पावर होती है तो कोई किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है तो वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है डिवाइस, या कुछ ऐसा होता है। तो मतलब वो उन चीज़ों से इतना शौक़ से देखते थे कि हमने सोचा कि ये कुछ करते ही हैं खुद ही। तो पता नहीं हम क्यों, आप आज मैं बोलता हूँ क्यों हम उस घर के अंदर चले गए। और यही सब वहाँ हम 3 दोस्तों में से एक दोस्त के पास जो है वो था वीडियो कैमरा नहीं, मोबाइल था। और उस ज़माने में हम लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। जब मैट्रिक क्लास में थे सिर्फ उसी के पास वाहिद वही था जिसके पास स्मार्टफोन थे। और तो हम लोग जो है वो वीडियो बनाने लगे, और वो वीडियो बनाने लगा हम जो कर रहे थे। हालांकि हम जो बंदा वीडियो बना रहा था पीछे से हम ही उसके शोर मचा रहे थे, कचरे पे पाँव रख रहे थे। तो वो वीडियो में कह रहा था देखें यहाँ कोई है, देखें यहाँ कोई है, मतलब हम मजाक कर रहे थे। तो वहाँ पर वीडियो में हमारा कैमरा गया है कुत्ते की तरफ। अब कुत्ते की तरफ गया वो, ये हम चारों के अलावा वहाँ कुत्ता मौजूद होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन कुत्ता मौजूद होना और कुत्ते की दुम ना होना ये बहुत अजीब सी बात है। और दुम ऐसी कि दुम सफाई से नहीं है बिल्कुल, एक होती है दुम कटी हुई, एक वो पता लग जाता है, लेकिन दुम ही थी नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसकी दुम है ही नहीं, बगैर दुम का। और बहुत ही पैचेस थे उसके ऊपर, बहुत गंदा, बहुत मैला था। तो जैसे उसने हमें देखा वो चलते हुए चला गया ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। हमने सोचा कि भाई ये तो बहुत कंटेंट मिल गया हमको एक तरह से, इसकी वीडियो बनाएंगे, इसको तंग करेंगे और मज़ा आएगा। तो हम तीनों जो है वो ऊपर चले गए। एक दोस्त जो था मेरा उसको कुत्तों से डर लगता था तो वो नीचे ही रहा, हम तीनों ऊपर गए। तो हम 3 जब ऊपर गए तो कमरे थे वहाँ पे, कमरे बने हुए थे, यानी कि क्योंकि खंडर घर था और बीच में ना, बिल्कुल घर के बिल्कुल बीच में एक दरख्त था। और दरख्त था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो सिर्फ दरख्त था नॉर्मल साइज़ का, जिसको हमने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। और हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर यानी कि दरख्त से ऐसे कुछ होता है, ये हमें नहीं पता था। लेकिन नीचे की निस्बत ऊपर जो है ना वो घर टूटा हुआ ही था, वो भी सही बना हुआ था, लेकिन 2-3 कमरे थे वहाँ पे। हम ऊपर गए, हमने जब देखा तो वहाँ पर कुत्ता था ही नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे सामने आंखों के 3-4 लोग गवाह हैं, हम लोग देखा है हमने ऊपर आते हुए, तो कैसे गायब हो सकता है। अब हम ढूंढने लगे तो हमने सोचा चल इससे भी ऊपर कोई जगह होगी, शायद चलता हुआ ऊपर चला गया। तो वहाँ पर सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाने का रास्ता था। मैं और मेरा एक दोस्त जो है जैसे सीढ़ियाँ चढ़े तो हमें दिखा कि रास्ता बंद है, दीवार है आगे, यानी कि रास्ता बंद और दीवार आगे। मतलब मैंने यही कहा कि अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़े तो मतलब दीवार से टकरा जाए जाके, अजीब ही। मैंने कहा बस उस वक्त हमने नहीं सोचा अजीब ही बनाया हुआ है कि जिसने बनाया हुआ है उस वक्त हमारा इतना ध्यान नहीं था कि कुत्ता गायब हो गया, तो ये बहुत बड़े उसकी बात है। हमने सोचा कि भाई वीडियो में तो कुत्ता आया है ना, वो हमने लिए बनाया है उसको। हमने बोला वो चलो ठीक है, ये हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ से चलते हैं। हम यहाँ से चले गए। हम जैसे ही बाहर निकले तो धूप इतनी थी कि हमने जो है वो वीडियो उस टाइम नहीं देखी क्योंकि धूप पड़ रही थी मोबाइल के अंदर काफ़ी, तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि साए में जाके बैठेंगे तो फिर वीडियो देखेंगे। हम वहाँ से निकल के एक पेड़ के नीचे जाके बैठे कुछ चबूतरे पे। तो उसने जैसे मोबाइल निकाला, अपना लॉक स्क्रीन का बटन दबाया, तो वो मोबाइल जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया, मतलब फ्लैश हो गया बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं मोबाइल को, उसने अपना लॉक बटन दबाया और मोबाइल बिल्कुल वाइट हो गया। वो कुछ थप्पड़ मार रहा है मोबाइल को, बैटरी निकाल के हमने जो है वो पूरा एंड फ़ोन को दोबारा चला दिया, लेकिन तो बैटरी निकाल के लगाया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना। तो हम क्योंकि ट्यूशन भी हम लोग एक साथ पढ़ते थे, हमने सोचा चलो तुम इसको सरीना मोबाइल मार्केट ले जाओ, फिर इसको सही कराओ। तो फिर हम जो है अपने दोस्तों से उसको दिखाते हैं। अब से ट्यूशन में जब हम बैठे हुए थे, जब उससे मुलाकात हुई ट्यूशन में, तो उसने हमें बोला, वो काफ़ी डरा हुआ था, मतलब बात नहीं कर रहा था।
तो वापसी में हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो मोबाइल ठीक कराने के लिए गए थे। तो उसने बताया कि मोबाइल जो मैं ठीक कराने के लिए गया था, उसने बोला कि भाई आपके मोबाइल में जो है वो जो डेटा मैंने ठीक रिकवर कराना चाह रहे हो वो तो है ही नहीं इसके अंदर। मतलब उसने बोला कि भाई मेरी टूर की तस्वीरें हैं इसके अंदर, मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं इसके अंदर, कि आप कह ही सकते इसके अंदर डेटा नहीं है क्योंकि मेरे मोबाइल में तो डेटा है। उसने बोला कि नहीं, आपके मोबाइल में डेटा नहीं है, आपका मोबाइल जब ना इसमें डेटा है और ना इसमें डेटा कभी डाला गया है, ये आपका मोबाइल है बिल्कुल नया, इसके अंदर तो डेटा रिकवर ही नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये जो है वो ये बात बहुत हैरान कर देने वाली बात थी हमारे लिए कि हम उस वक्त डर गए कि ये उस वक्त जो हम मानी के मजाक में जो है ना काम ख़राब हो चुका था हमारा, और हम बहुत डर गए थे। एक दूसरे से कह नहीं रहे थे लेकिन हम सब डरे हुए थे। हमने ये जो है वो एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, बाकी दोस्तों के साथ कि हमारे साथ ये हुआ है। तो उसी रात को जो है ना हमारे ट्यूशन से वापसी में जैसी लाइट गई, हमारे लीजिए कि तुम सब बाहर निकल गए, हमने चलो सोचा दोस्तों को बताते हैं वहाँ पे ये हुआ है। तो उस वक्त तो हम 4 लड़के थे, फिर हम 12 लड़के जो है ना वो उस घर के अंदर गए, लाइटें वाइटें लेके, छोटे मोबाइलों की लाइटें जला के 12 लड़के जो है वो उस घर के अंदर सारे। रात का वक्त था। अब रात का वक्त हम वहाँ पर, पेड़ तो सही था, सब कुछ जैसा हमने दिन में देखा था वैसा ही था, लेकिन ना हमें वहाँ कुत्ता दिखा। और हम जैसे ही ऊपर गए, यानी कि जब 12 लड़के हम लोग जब फ्लोर देखे सेकंड फ्लोर पे गए, तो मिनाज भाई आप यकीन करें कि जहाँ पर सीढ़ियाँ थी और ऊपर का रास्ता जो बंद था, जब मुझे और मेरे दोस्त को खुद हम लोगों ने देखा था और बाकायदा इस बारे में बात भी की थी, यार ये क्या तरीका है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती दीवार आ गई सामने। तो वो बाकायदा ऊपर जाने का रास्ता था जो उस वक्त दोपहर में नहीं था। अब जो है वो ऊपर जा रहे थे तो ऊपर और रास्ता था, लेकिन जो मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है वो दीवार थी, लेकिन कोई मतलब सब मजाक समझ रहे थे। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही हम सकते में रह गए थे कि ये क्या हुआ है, यानी कि हमारे तो रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। उसी वक्त जैसे हम दोनों ने एक दूसरे का आई कांटेक्ट किया है ना, उसी वक्त हमारे कानों में एक हंसने की आवाज़ आई औरत की। और मैंने बाकी सबको कहा चिल्ला के कि तुमने सुना कुछ। मैं ये कहते ही भागा वहाँ से। हम सब भागे। सब सोच रहे हैं तुम भागे क्यों, मतलब तुमने आवाज़ नहीं सुनी। वो आवाज़ से मैंने और मेरे दोस्त ने सुनी थी, जो दोपहर में भी हमारे साथ था। हम दोनों को इन सबको यकीन दिला रहे हैं कि हमें आवाज़ आई है, लेकिन सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था। तो वो उस दिन मैं घर आया, बुखार चढ़ गया था बहुत तेज़। घर वालों को बता नहीं सकते थे क्योंकि ये हमारी ही उल्टी हरकत थी। अगर घर पे बताते तो घर पे बाहर निकलना जो है हमारा बंद हो जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि फिर हाँ अब छोटे छोटे मोटे इंसिडेंट जो हैं वो सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे होने लगे। मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं जब मुँह हाथ धोने के लिए जा रहा था, हमारा घर के 2 एंट्रेंस थी, एक मेन एंट्रेंस थी और एक पीछे की गली से थी। तो जब पीछे की गली की तरफ हमारा वॉश बेसन है, वहीं पर ही वॉशरूम भी है। अब मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो कोई बिल्कुल सुरीली जो है वो सीटियाँ बजाना शुरू कर देता था। सीटियाँ बज रही हैं, अब सीटियाँ बज रही हैं, अच्छा भाई 1 बजे बज रही हैं, दोपहर के स्कूल से आया मैं, 5 बजे बज रही हैं, रात को भी हो रही है, रात को भी सीटियाँ बजा रहा है कोई। मतलब ये तो बेहरानी की बात है। मैं अपने भाई को भी लेके गया, मैंने बोला कि तुम्हें यहाँ पे सीटियों की आवाज़ आ रही है? तो उसने बोला नहीं मुझे सीटी की आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार मुझे आ रही है जब सीटियों की आवाज़, तुम्हें कैसे नहीं आ रही? कह रहे नहीं मुझे नहीं आ रही जब। तो फिर मैं और डर गया कि भाई मुझे ही आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर और तो किसी को आ ही नहीं रही है। मम्मा से मैं डिस्कस नहीं कर सकता था, वरना वो भी डर जाएंगे, घर में सब डर जाएंगे। फिर हम लोग को शादी का इनविटेशन आया, हम सब दोस्तों को ना, तो हम लोग हमारा दिमाग जो था ना इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था, किसी चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हम बहुत डरे हुए थे। पूरी शादी में भी हमारा दिमाग जो इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। फिर वापसी में बहुत लेट हो गया था हम लोगों की शादी से, तो हम चारों के घर जो है ना बहुत करीब है, समझ लें राउंड अबाउट है। और उसके एक तरफ गली में 2 दोस्त हैं और एक तरफ गली में जो है वो हम दोनों दोस्त हैं। तो बहुत रात हो गई थी, तो हमने अपने दोस्तों से कहा कि अब घर नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, हमें जो है वो घर छोड़ के ही आना है, पैदल तो हम लोग जाएंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ से चले जाए भाई।
तो हमें जो दोस्त छोड़ने के लिए आया उसने बोला कि भाई मैं तुम चारों को घर पे पूरा ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को राउंड अबाउट पे छोड़ दूंगा, वहाँ से 2 अपने घर की तरफ 2 अपने घर की तरफ चले जाना खुद ही। हमने बोला चलो, अकेले जाने से, इतना दूर जाने से ये जहाँ जाना बेहतर है, क्योंकि जो छोड़ने आ रहा था वो खुद डर रहा था। हम दोनों को तो छोड़ दिया। फिर अब हम दोनों ने चलना स्टार्ट किया। हम मेन रोड के बिल्कुल बीच में चल रहे थे, बिल्कुल बीच में चल रहे थे, और हम डिस्कशन ये कर रहे थे 2015 के वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि 2015 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट, बस हम किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, हम ये बातें करते आ रहे थे। और हम दोनों का बातें करने का स्टाइल कुछ ऐसा था कि वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, और हम चलते जा रहे थे क्योंकि हमें टाइम तो पास करना ही था किसी तरह से, ये रास्ता काटना था हमें। अब हम दोनों बातें कर रहे हैं, बदतमीज मिनाज भाई आउट ऑफ नो वेयर, अल्लाह जाने कहाँ से जो है ना वो बंदा जो है हमारे सामने चलना शुरू हो गया, और मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे दोस्त ने जो मुझसे बातें कर रहा है उसने देख के ही मुझे बोला कि भाई अरबाज, ये सामने जो बंदा चल रहा है ना, इसके पाँव जो है तो ज़मीन पे लग ही नहीं रहे। अब मैं जो हूँ वो इतना डर गया इसकी ये बात सुन के कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जो हूँ अब सामने देखूँ, जो इसने मुझे बात कही है मैं इस बात को कंफर्म करूँ, उसको सामने देखूँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी जब हम चल रहे थे तो हमारे आगे ना बंदा ना बंदे के साथ, ये बंदा कहाँ से आ गया, और ये फिर ये जो कह रहा है हवा में चल रहा है, फिर ये तो और ही अलग बात है। मैंने अपनी साइड आँख से, जैसे अब आप देख रहे होते हैं, मैं चलते उसकी तरफ देख रहा था, मैंने अब साइड आँखें घुमा के जिसको जब देखा तो वाकई वो इस तरीके से चल रहा था जैसे बंदा हवा में चल रहा है, और चल भी रहा था। और उसने वो सऊदी अरब की में जो लोग जुब्बा पहनते हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक का वो पहना हुआ था उसने, और मुंह उसका जो है ना वो वाइट कपड़े में जो है वो पूरा ढका हुआ था। यानी कि सर्दियों में लोग आंखें खुली छोड़ते हैं कि आगे का नजर आया, लेकिन उसने जो है ना पूरा मुंह जो है ना अपना कपड़े से ढका हुआ था, यानी कि वो खुद भी कुछ नहीं देख पा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने इतनी हिम्मत करके उसको बोला कि भाई, क्योंकि वो भी बिल्कुल सेंटर में चल रहा था, हम भी बिल्कुल सेंटर में चल रहे थे, मैंने उसको बोला कि भाई देखो भागना नहीं। जैसे ही मैंने उसको ये बोला भागना नहीं, क्योंकि हम दोनों इतने डरे हुए थे, उसने भागना शुरू कर दिया। जैसे उसने भागना शुरू करा, मुझे तो पीछे नहीं रहना था, मैंने भी भागना शुरू कर दिया। अब हम भागे, वो सीधे हाथ की तरफ भागा और मैं उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि वो बीच में चल रहा था। हमने अलग अलग रास्ते से भागना चाहा। जैसे हम भागे तो उस दिन तो मैं इतनी स्पीड से भागा हूँ कि भाई यूसेन बोल्ट को भी मैं जो हूँ ना वो हरा देता उस टाइम। कोई भी मैराथन रेस लगवा लो आप, मैं जीत जाऊँगा। उस दिन जो मैं भागा हूँ ना, इतना डर गया था ना मैं, इसमें कोई शर्म नहीं है कि भाई डर लग रहा था तो लगा था उस दिन डर। तो अभी भी सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन, किसी के साथ हो तो फिर उसको पता लगे कि ये हुआ क्या है। अब हम रात के इस दोपहर और तबड़ दो हम लोग भागे जा रहे हैं, ना एक दूसरे को देख रहे हैं ना बात कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं बिल्कुल। और उसका घर जो है ना मुझसे 2-3 घर पहले था, वो पहले एकदम साइड पे हो गया अपने घर की तरफ। मुझे जो है वो 2-3 घर छोड़ के, और मेरे जो है वो गोल सीढ़ियाँ हैं, मुझे गोल सीढ़ियाँ चढ़नी थी। उस दिन मैंने जो 4 सीढ़ियाँ जो है ना मैंने फलांग के मैं ऐसे चढ़ा। मैं देखना नहीं चाह रहा था उस तरफ, लेकिन मेरी नज़र ऑटोमेटिकली पीछे भी जाती है, क्योंकि गोल सीढ़ियों में जब आप चढ़ते हो तो आप पीछे भी आपको देखना पड़ता है। मतलब मैंने जैसे ही पीछे देखा वहाँ कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। क्योंकि भाई अगर आप कोई मेरे पीछे होता या कोई चल रहा होता, आपको उसको वहाँ होना चाहिए था ना। मैंने जैसे उस जगह पर वापस देखा जिसको हमने पीछे करा था, वो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। तो उस दिन जो है वो दरवाज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करी खोलने की, खुद से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था कि घंटी बजाऊं और कोई दरवाज़ा आके खोले, इतना भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। फिर हमने सोचा कि ये बात जो है ना अब सुबह अपने दोस्तों को, जो 2 दोस्त अलग गए हुए थे ना, उनको बताएंगे जाके कि हमारे साथ ये हुआ रास्ते में। तो अब हम जो है वो उनके पास गए दोपहर के टाइम के, भाई हम उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ। अब वो जो है वो इतना शौक नहीं हो रहे कि हमारे साथ हमने क्या एक्सपीरियंस किया, उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं इनको क्या बात बता रहा हूँ, और ये दोनों बिल्कुल सुने हुए हैं, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। डरना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। ये उन्होंने अपना बताना शुरू करा। फिर उन्होंने बताया कि हम जब जा रहे थे
तो हम उनको जो है एक वाइट कलर के जो बिल्कुल वही इन्होंने जो है ना वो ड्रेस बताया, और उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो है ना एक दफ़ा हमें ना बिल्कुल रोड की साइड पे जो है ना वो बंदा जो है वो आलती पालती मार के जो है ना बैठा हुआ नज़र आया, जिस तरीके से योगा के स्टाइल में बैठते हैं वो नज़र आया। कह रहे हैं हम लोगों ने इग्नोर किया, रात के टाइम कोई बैठा हुआ होगा, और कह रहा है हम चलते गए तो कह रहा है तो फिर थोड़ी देर बाद वही बंदा दोबारा बैठा हुआ नजर आया। अब जो है ना वो ऐसे स्टाइल में बैठा हुआ है कि वो कुछ सोच रहा है, यानी कि वो उस आलती बालती मार के ही बैठा हुआ है और कुछ सोचने में लगा हुआ है। और उसने मुंह पे पूरा कपड़ा डाला हुआ था कि मतलब मुंह ढका हुआ था, कहीं से देख भी नहीं सकता था वो, मतलब उसने मुंह अपना पूरा कपड़े से ही कवर किया हुआ था। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने इसको ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, दूसरे दोस्त ने नोट करा कि ये बंदा जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है ना हमें रास्ते में बैठा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसने जो है ना उसको बताया, यार इस बंदे को मैंने पीछे भी देखा था, इस बंदे को अब मैं आगे भी देख रहा हूँ। फिर इन लोगों ने आगे देखा तो 2-3 दफ़ा जो है वो आगे भी दोबारा बैठा हुआ, फिर वो हेड डाउन होके बैठा हुआ, जिस तरीके से हम क्लास में हेड डाउन हो जाते हैं वो टांगे रख के बैठा हुआ मुंह के सामने, बिल्कुल हाथ पैर नीचे करके। अब इन्होंने भी जो है ना वो भागना शुरू कर दिया। इन्होंने भी जब 2-3 दफ़ा देखा ना, जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बंदा बार बार आया, तो इन्होंने भी भागना शुरू कर दिया। ये भी भागे, ये दोनों भी भाग के अपने घर गए। इन्होंने हमें बताया, तो हमने सोचा भाई उस दिन जो मजाक हुआ था ना वो बड़ा महंगा पड़ रहा है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है हमें ये मजाक। जो हम कॉमेडी करना चाह रहे थे ना वो अब हमारे सामने आ रही हो। तो अब फिर हम उसी घर में वापस गए बाहर, हम लोगों ने जो है बहुत सॉरी करा आवाज़ के साथ, जो है ना उससे हमने माफ़ी मांगा। क्या होगा जब, यानी कि क्या बताऊँ मैं, एक एक करके जो है ना हम उस घर के करीब जाके भी हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से भी उनसे माफ़ी मांगी। हम लोगों ने दूर खड़ो के एक साथ हाथ जोड़ के जो है ना वहाँ पे जो है वो माफ़ी मांगी। उन लोग जो भी था हमने बोला, हमने सब मजाक में हुआ, जैसा भी हुआ बिल्कुल मजाक था। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था आप तंग करना। जो बचपना, एक बचपना समझ लें, सब ने एक तरीके से एक दिन मांगी, हम लोगों ने 2 दिन गए, हम 3 दिन गए लगातार उस वहाँ पर, और तीनों हम लोगों ने यही चीज़ें जो है रिपीट करी। उस दिन के बाद से अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, और किसी के साथ नहीं हुआ। उस दिन जब तीसरा दिन हम लोग गए थे उसके बाद से हम लोगों को अल्लाह का शुक्र कोई एक्सपीरियंस हमारा ऐसा नहीं है। तो मेरा यही जो है वो मैसेज है कि इन चीज़ों को जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए और आसान भी लेना चाहिए, और खामा-खाए में किसी से मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। किसी से ना ही पूछें कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, क्योंकि अगर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया तो फिर जो है वो आपकी मौजूदगी जो है वो मशकूक हो जाएगी। बस यही था मेरा वाक़या। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। आज की जो स्टोरी मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपके साथ, ये बहुत पुरानी है, ये भी काफ़ी पीछे जाती है, लाइक मेरी टीनेज की बात होगी। मेरी कज़न थी, मुझसे बड़ी थी काफ़ी, उनकी कहीं शादी हुई। अब उनकी शादी हुई इस तरह से कि वो किसी को पसंद करती थी और फैमिली नहीं तैयार थी। फिर उन्होंने क्योंकि मेरी कज़न की फैमिली को ऑब्जेक्शन था उन लोगों से, वो कुछ डिफरेंट से लोग थे थोड़े। लेकिन सिंस जब ये बातें होती हैं और आप किसी को पसंद करने लग जाएं तो कई दफ़ा कोई नहीं मानता, और यही हुआ। इन लोगों ने भी ज़िद की और ज़िद करके शादी कर ली। जब ये शादी हो गई तो ये एक बहुत बड़े से घर में गई। वो घर बड़ा था, बहुत पुराना बना हुआ था, और वो घर लिटरली अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ था। मतलब वो ह्यूज था, उसमें बड़े बड़े लॉन्स थे, बड़े खूबसूरत लॉन्स थे, और उनमें से एक लॉन के अंदर पुराने ज़माने का वो जैसे फाउंटेन्स होते हैं, फाउंटेन लगा हुआ था, वो जिसमें स्टैचू बने होते हैं वाइट से, और वो पुरानी बिल्कुल बिल्डिंग थी, वो बड़ी खूबसूरत थी, बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पर वो रहने लगी। तो फिर मैं कुछ दिन छुट्टियाँ आई तो मैं उसकी तरफ रहने के लिए गई। मैं वहाँ गई तो कुछ बातें थोड़ी सी अजीब सी थी। उसकी जो हस्बैंड की मदर थी,
वो एक बड़ी डिफरेंट नेचर की औरत थी। वो वैसे तो बड़ी पोलाइट और फ्रेंडली होती थी, लेकिन वो उनकी बड़ी सख्त किस्म की कोई बाउंड्रीज़ थी। लाइक आप उनसे मतलब कि सर्टेन टाइम के बाद उनके पास नहीं जा सकते थे, आप उनसे बात नहीं कर सकते, उन्हें नॉक नहीं कर सकते थे। फिर उनका एक रूम था अंदर जिसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वहाँ पर वो शाम को जाया करती थी, अक्सर वो लेट नाइट जाया करती थी। और वो हम उनसे पूछा था जब मैंने एक दफ़ा वैसे ही कैजुअली, तो उन्होंने कहा था कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरी वो इबादत होती है अंदर, और मैं उसके लिए नहीं चाहती कि कोई डिस्टर्ब करे मुझे। तो फिर ज़ाहिर है हम लोग ज़्यादा प्रोब नहीं कर सके थे। तो खैर हमने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, बिकॉज़ वो उनकी स्पेस थी, उनकी प्राइवेसी थी। खैर मैं उसके घर में थी, मेरा ख़्याल है पहली ही रात थी वहाँ पर। और उसका घर इस तरह से था कि ये सेंटर की जो बिल्डिंग थी जिसमें वो लोग रहते थे, वो एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। और उसके जब आप एंटर होते हैं मेन डोर से, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। मतलब इतना बड़ा हॉल था, जो मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ, आधे केनाल के ऊपर आप कह लें कि वो एक सेंटर का उनका हॉल था, जिसको आजकल हम लाउंज कहेंगे। वहीं पर उनका डाइनिंग का सेटअप भी था, वहीं पर उनके बैठने का भी था, फायर प्लेस भी थी, बड़ा खूबसूरत चीज़ थी, बड़ा अच्छा था। ब्लैक एंड वाइट फ्लोर था उसका टाइल्स में, और बहुत ऊंची ऊंची छतें थी, और ह्यूज था वो। उन लोगों ने बहुत बड़ी सी एक डाइनिंग टेबल लगाई हुई थी, और उसके ऊपर जब उनके घर में कोई गैदरिंग्स होती थी या कोई डिनर्स होते थे, तो वो बहुत लंबी टेबल थी और उस पर काफ़ी लोग बैठा करते थे। तो खैर वो बड़ा फैसिनेटिंग सा था, क्योंकि वो इतनी पुरानी सी चीज़ें लगती थी मुझे। समहाउ वो मुझे लगता था कि वो जैसे किसी और कंट्री में किसी और जगह पर आई हूँ जब मैं उसके घर जाती थी। उनका इंटीरियर ऐसा था। तो उसके चारों तरफ रूम्स थे, 3 बेडरूम्स थे, एक साइड पे किचन था, और इसी तरह से एक सिटिंग एरिया सा बना हुआ था जो किचन से बाहर जाने के लिए होता था। तो खैर मैं रात को कोई टाइम था, मेरा ख्याल है 2-3 बजे, मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा लगा कि बहुत शोर हो रहा है। मैं उठ के बैठ गई और मैंने देखा कि हर तरफ सब लोग सो रहे थे, कोई भी ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं उठ के गई और मैंने जाके अपना दरवाज़ा खोला जो उस बड़े से हॉल में खुलता था, और मैंने देखा तो बाहर बिल्कुल कुछ नहीं था, अंधेरा था, बस एक लैंप चल रहा था जैसे रात को होता है, और वहाँ कोई भी नहीं था, सब लोग अपने रूम्स में थे। खैर मैं वापस आके लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आई, लेकिन फिर से मेरी आँख किसी शोर से खुली। अब वो शोर ऐसा था जैसे कि कुछ बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और जैसे आप खाते हैं चम्मच कांटों से, और ये प्लेट्स के ऊपर जो आवाज़ें आ रही होती हैं, इफ़ यू आर ईटिंग इन दैट वे, कि वो लग रहा था कि बहुत सारे स्पून्स हैं, प्लेट्स पे चल रहे हैं, कांटे चल रहे हैं, और ग्लासेस की आवाज़ें आ रही हैं, और बहुत लोगों के चैटर करने की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा कोई डिनर हो रहा हो या कुछ, और वहाँ बैठे हुए लोग बातचीत कर रहे हैं, गप्पे मारे और खाना वाना खा रहे हैं। लिटरली ऐसा शोर था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुनती रही। जब मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब क्या है, तो मैं समझी कि किसी ने शायद कोई मूवी लगाई है अपने रूम में, और बहुत ऊंची लगाई है, जिसकी आवाज़ें इधर आ रही। मैं दरवाज़ा खोला जैसे ही बाहर निकल के दोबारा देखने के लिए, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था बिल्कुल। मुझे बहुत वियर्ड लगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, सेंटर में हॉल के खड़े होकर भी मैंने सुनने की कोशिश की कि शायद ये मूवी की आवाज़ है, किसी ने टीवी लगाया हुआ, किसी के रूम से आ रही थी। इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता मुझे ये 2 दफ़ा, लेकिन बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं वापस आई, आके सो गई। खैर अगले दिन हम लोग इधर उधर आए गए, बिज़ी रहे, मुझे याद नहीं रहा उससे बात करना या पूछना। बट ऐसा ही हुआ, दोबारा हम जब सोने के लिए लेटे तो मुझे थोड़ा सा ख्याल आया। मैंने कहा मैं उसे बताती, सारा दिन मुझे याद ही नहीं रहा, मैं उससे ये बात करती, लेकिन चलो अब कल डिस्कस करूँगी। तो मैं सो गई। वंस अगेन मेरी कोई 2:30 2:40 तक का टाइम था, मेरी आँख खुली, और मेरी आँख खुली और मुझे फिर से आवाज़ें आई लोगों की। लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लिटरली हल्का हल्का दूर दूर से, और ग्लासेस की आवाज़ें टकराने की जैसे, और चमचों की प्लेटों में, एंड ऑल द सेम जो मैं आपको बता रही हूँ पहले, वो मैंने दोबारा सुना। और अब मैंने सोचा मैं अपनी कज़न को उठाऊँ, क्योंकि ये दिस इज़ टू मच, ये रोज़ रात को होने लगा। मैं गई, जाके मैंने नॉक कर दिया उसके दरवाज़े पे, वो उठ के बाहर आ गई।
वो मुझे कहने लगी क्या हुआ, मैंने उसे बताया कि इस तरह मैंने सुना है कल भी और अभी अभी भी सुना है। तो वो मुझे कहती है कि तुम ऐसा करो अभी सो जाओ, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ होता कोई तो सबको नज़र आता है, तो कोई भी नहीं है और कौन जाग रहा होगा, हम लोग ही तो हैं घर में। मैंने कहा ये मेरा वहम नहीं है, ये 2 रातों से मैं सुन रही हूँ। खैर उसने मुझे कहा कि नहीं डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं बाहर से आवाज़ आई होगी, सिंस इतना साइलेंस है, हो सकता है पीछे चौकीदार ने या किसी ने अपने कमरे में कोई रेडियो या कुछ लगाया हो, तुम्हें उसकी आवाज़ से धोखा हो रहा होगा। उसने मुझे ऐसे बोल दिया और फिर मैं वापस खैर जाके सो गई। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक वो क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या होता है रात के बीच में। खैर मैंने उसे नेक्स्ट डे कहा कि आज तुम मेरे साथ सोगी और तुम देखना कि मुझे भी आवाज़ आई थी, तुम खुद सुनोगी कि क्या होता है। खैर वो मेरे पास आ गई और हम सोने के लिए लेटे हुए थे, सोए तो नहीं, बातें ही कर रहे थे। यही टाइम हुआ जब एग्जैक्टली 2:45 ढाई पौने 3 का एकदम बाहर से फिर से शोर की आवाज़ आई, बर्तनों की आवाज़ आई, ग्लासेस की, प्लेट्स की आवाज़ आई। वो भी डर के बैठ गई, मुझे देखने लग गई और मैं उसे देखने लग गई। उसने मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे रहती भी हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या है, हम दोनों बाहर निकले। निकल के देखा, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, उस हॉल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी। अब ये बात हम लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सी हो गई थी, क्योंकि हमें इसका जवाब चाहिए था। नेचुरली हम 2 लोगों ने एक आवाज़ सुनी थी। तो खैर नेक्स्ट डे मुझे वापस आना पड़ गया और फिर इस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी जैसे मैं अदरवाइज़ वहाँ रह के कर लेती। तो खैर काफ़ी अर्सा गुजर गया, मैं उसके घर नहीं गई। फिर मेरी उससे 1 मंथ के बाद मुलाकात हुई और उसकी मुझे कॉल आई और वो बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे कहा कि मैंने एक बहुत ख़ौफ़नाक चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है यहाँ और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि कहती है कि रात का टाइम था, उसके हस्बैंड की जो कोई जॉब थी वो रात की शिफ्ट थी, वो गए हुए थे और उसकी मदर इन लॉ इसी तरह अपने कमरे में होती थी। इसके पास छोटा बेबी था, बहुत छोटा। तो कहती है कि मैं अपने कमरे में उसके साथ थी, बेबी को सुला के उसके क्रेडल में मैं साथ लेट गई अपने बेड में। तो कहती है इतनी देर में नॉक हुआ, दरवाज़े पे मेरे नॉक हुआ और मुझे किसी ने आवाज़ दी। कहती है वो आवाज़ ऐसी थी जो घर में से किसी की नहीं थी। कहती मैं परेशान हुई, मैंने कहा कौन हो सकते। कहती मैंने उठ के दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, उसी तरह सब खाली था, सब सोए हुए थे। फिर वो वापस जाके लेट गई। कहती है फिर से मुझे दोबारा नॉक की आवाज़ आई, मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, पूरा जो हॉल था मेन वो खाली था। कहती मुझे लगा कि हो सकता है कि हॉल के बाद जो बाहर दरवाज़ा जाता है मेन डोर, वहाँ किसी ने नॉक की होगी। कहती मैं वहाँ पर चली गई, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे बेबी का मुझे क्रेडल नज़र आ रहा था, वो उसमें सोया हुआ था। ये चली गई वहाँ से निकल के मेन डोर तक। मेन डोर के पास अभी पहुँची थी तो फिर से इसको किसी ने आवाज़ दी, जिसका नाम लेके 2-3 दफ़ा। और कहती है कि मुझे काफ़ी डर लग गया, लेकिन मैंने सोचा कि सर डरने का वक्त नहीं है, मे बी नेबरहुड में से कोई आया है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको हेल्प की ज़रूरत हो। कहती मैंने दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोल के बाहर देखा जब, तो सामने कोई भी नहीं था। रात के 2:30-3 बज रहे थे, बिल्कुल खामोशी थी, बाहर अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। कहती मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी रही, इधर उधर देखती रही, दरवाज़ा बंद करके वापस आई, आधे हॉलवे तक आई थी तो दोबारा से नॉक हुई और मुझे दोबारा से आवाज़ें दी। कहती मुझे गुस्सा चढ़ा और मैं चली गई भाग के वापस खोलने के लिए कि आधी रात को कोई प्रैंक भी कर रहा है, तो फिर मैं जाके आज इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अकेली भी हूँ और सोने का टाइम है। अक्सर होता है कभी तो बच्चे बेल्स बजा के भाग जाते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं नेबरहुड से। कहती मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ पर देखा तो वंस अगेन देयर वाज नोबडी, बिल्कुल अंधेरा सन्नाटा। कहती मैं दरवाजे से खड़ी थी, मैंने मुड़ के देखा तो पूरा हॉल में गुजर के सामने मेरे कमरे का डोर खुला था और वहाँ वॉल के साथ मेरे बेटे का कॉट पड़ा हुआ था। कहती मैंने मुड़ के जब वहाँ कमरे में देखा तो मैं डर गई, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चे के कॉट के पास एक आदमी खड़ा था, पूरा काला, उसने चोगा पहना हुआ था काले रंग का, उसके बाल पड़े हुए थे लंबे लंबे,
मतलब वो हमने फिल्मों और उनमें ही देखा है किस किस्म के लोग जो होते हैं, और उसके गले में बड़े बड़े से मोती नहीं होते, बहुत बड़े बड़े से, उसके कोई हार से पड़े हुए थे। कहती वो खड़ा हुआ था मेरे बच्चे के क्रेडल के ऊपर, और वो झुका हुआ था, हाफ वे बच्चे के ऊपर झुका हुआ था। कहती मैंने वहाँ मेन डोर से चीख मारी, ज़ोर से चीख मारी है, और मैं वापस भागी हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं बाहर से चौकीदार को या उसको बुलाऊं, ड्राइवर को, किसी को बुलाऊं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, घर में कोई आदमी तो है नहीं। कहती मैंने मुड़ के आवाज़ें दी हैं उन्हें बाहर, वहीं से खड़े खड़े। उधर से वो भी निकल के आ गया चौकीदार। कहती मैं वापस मुड़ी हूँ तो वहाँ बेबी के पास कोई नहीं था। मैं उन्हें लेके अंदर गई हूँ। मैंने उसके कॉट में देखा, बच्चा जाग के रो रहा था, जागा हुआ था, और कमरे में खिड़कियाँ बंद थीं। उस कमरे का एक ही दरवाज़ा था जिसमें से वो खुद बाहर गई थी। वो इतनी बड़ी परेशानी बनी उस वक्त, सारे लोग आ गए। खैर उन्होंने घर का कोना कोना ढूंढ लिया, उधर कोई आ ही नहीं सकता था। उस आदमी का जो हुलिया था वो भी किसी चोर की तरह का नहीं था। उसने काले रंग का एक बड़ा सा गाउन पहना हुआ था, उसकी दाढ़ी थी, उसके बाल थे गंदे गंदे बड़े बड़े, और उसने कोई हार से पहने हुए थे। और उसने काफ़ी दूर से उसको देखा था, वो बच्चे के ऊपर बेंड हुआ हुआ था, क्रेडल के ऊपर। अगर ये वक्त पे ना देखती या शोर ना करती तो पता नहीं वो बच्चे को क्या करने चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, कौन था वो। खैर इस बात पे बड़ी परेशानी हो गई सबको। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उसने कहा कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, तो उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत वो है, इस तरह की चीज़ें कहाँ होती, मैं सारी ज़िंदगी से यहाँ रह रही हूँ, हमने तो ये घर ख़ास तौर से ख़रीदा था क्योंकि ये हमें इतना इसकी अच्छी वाइब्स हैं, तुमने आके इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी शुरू कर दी हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना कोई आ सकता है, ये बिल्कुल सेफ़ है और हेवीली गार्डेड घर है, और सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती या व्हाटएवर, या तुम ऐसी किताबें पढ़ती हो कि तुम्हारे जहन में ऐसी चीज़ें आती हैं। खैर वो बात उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उसका हस्बैंड आया, उसके हस्बैंड को उसने बताया, वो भी उसे यही कहता रहा कि मेरा ख्याल है तुम्हारा वहम है, मेरा ख्याल है तुम्हारी इमेजिनेशन। खैर वो बहुत अपसेट हो गई। फिर उसने मुझे कॉल करके बताई सारी बात। तो उसने मुझे कहा कि देखो तुम आओ मेरे पास, यहाँ मेरी कोई बात सुन नहीं रहा और मैं बहुत अपसेट हूँ, और इस तरह की बातें कोई ट्रस्ट भी नहीं करता अगर आप करें। खैर मैंने उससे कहा कि मैं वीकेंड पर आती हूँ, और मैं वीकेंड पे उसके पास चली गई। हम बैठे थे और इसी बारे में बात कर रहे थे, तो हमें ख्याल आया कि क्या वजह है कि उसकी मदर इन लॉ इतनी हार्श हो गई थी इस टॉपिक पे। क्यों नहीं उन्होंने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, या उसको थोड़ा सा मतलब कंसोल करती कि डर गई है वो रात को बेबी के पास किसी को खड़ा देख के। तो बहरहाल हम दोनों ने फिर एक प्लान बनाया। हमने सोचा कि हम उसकी मदर इन लॉ के उस प्रेयर रूम में जाके देखते हैं, आखिर वो क्या करती, वो इतनी सीरियस सी क्यों है। और ये बदतमीज़ी थी, बैड मैनर्स थे, सब कुछ था, लेकिन हमें काफ़ी अब बेचैनी हो गई थी उस जगह पे। हमें आवाज़ें आती थी, उसने एक आदमी भी देखा। नेचुरली वो जगह हॉन्टेड थी, और अगर वो इतना पुराना वहाँ रहती थी तो उन्हें पता होगा, पर उसको कवर क्यों कर रही। हम वो कहीं बाज़ार की तरफ निकली शाम के टाइम, तो हम दोनों उनके कमरे में चले गए, स्नीक इन कर गए। हम सिर्फ उनके खौफ से नहीं जाते थे, हालांकि वो लॉक नहीं होता था, मगर घर में नौकरों को भी पता था, सबको पता था कि वहाँ नहीं जाना। हम वहाँ चले गए अंदर, और आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने क्या देखा। उस कमरे में बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई थी, उस कमरे में अगरबत्तियाँ पड़ी हुई थी, मूर्तियाँ जो लिटरली बुत होते हैं, और वो पड़े हुए थे, और उनके आसपास तरह तरह के दिए पड़े हुए थे, पिन्स पड़ी हुई थी, वो हेयर पिन्स होती हैं अजीब सी, वो पड़ी हुई थी, सुइयाँ पड़ी हुई थी। मतलब इतनी गंदी एक स्मेल आ रही थी। और एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, बॉक्स के अंदर जैसे हमने खोल के देखा तो समझ नहीं आई कि ये क्या है। इसके अंदर जैसे उसके फेदर्स होते हैं, उसके बर्ड के फेदर्स होते हैं, वो थे, और जैसे बाल किसी के कंघी से गिर जाते हैं निकल के, उनके गुच्छे से होते हैं, वो पड़े होते हैं। ये सब चीज़ें देख के हम घबरा गए, और वहाँ पे कोई इबादत की किताब नहीं थी, वहाँ पे कोई ऐसी मेडिटेशन वाली चीज़ नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ ये स्टैचूज़ थे और इनके इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। हमने जब ये देखा, हम वहाँ से निकल के फ़ौरन चले गए। हम जाके अपने कमरे में बैठ गए और काफ़ी डर गए थे।
और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि किसको किसको बताना है, उससे अपने हस्बैंड से बात करनी है, किससे बात करनी है। खैर मैंने उसे समझाया कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो, उसे ट्रस्ट करो, उसे ट्रस्ट में लो और उसे कहो कि देखिए ये अंदर क्या हो रहा है और ये सब इस घर में क्या है और ये क्या कर रही हैं अंदर, ये बुत ये क्यों चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। खैर उसने अपने हस्बैंड से बात की तो हस्बैंड बड़ा अपसेट हुआ। उसने पहले माइंड किया बड़ा कि तुम गई, तुम लोगों को इस तरह करना नहीं चाहिए था, उनकी प्राइवेसी है, बड़ी है वो ये। लेकिन उसने कहा कि अब चाहे लड़ाई हो जाए आपसे मेरी, चाहे कुछ है, आपको मैंने ये बताना है, आप देखें। बहरहाल वो उस वक्त तो नहीं जा सका जब आंटी घर पे थी, लेकिन नेक्स्ट डे दोबारा आंटी बाहर गई तो फिर वो अपनी वाइफ के साथ गया और उसने वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। अब वो भी काफ़ी परेशान होने लग गया। उसके बाद उसने अपने मामू से, उसकी काफ़ी उनके साथ फ्रैंकनेस थी, उसने अपने मामू से बात की। उन्हें ये तो नहीं बताया कि कमरे में क्या देखा है। उसने अपने मामू से ये पूछा कि ये घर इतना पुराना है, यानी बहुत पुराना है, आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ रहा करते थे, क्या इस घर में कभी कोई अजीबोगरीब बातें हुई हैं? तो उसके मामू समझ गए कि मैं इसको कुछ पता चल चुका है। खैर मामू ने सारी बात उस पर खोल दी। मामू ने कहा कि ये घर, इसकी एक हिस्ट्री थी, बहुत ड्रॉनी हिस्ट्री थी, मतलब इतनी बुरी यहाँ पे एक हादसा हुआ था कि ये घर कोई लेता नहीं था और हमें बहुत सस्ता मिला। तो इतना सस्ता मिला तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या हुआ, ऐसी तो कहीं भी हादसे होते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं वो जगह भारी हो जाएगी, तो हमने ये घर ले लिया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों के वक्त में, बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे कोई बहुत अमीर आदमी रहा करता था, उसने बहुत बड़ा सा एक डिनर थ्रो किया, कोई इस तरह की पार्टी जिसमें उनके डांसेस होते हैं, बॉल्स वगैरह, रूम्स वगैरह, जो भी, ये कोई बॉल रूम था बड़ा सा, यहाँ पे वो वाला ज़माना था। खैर उसने किया और उसके बाद वहाँ पर एक इसी हॉल के अंदर एक खाना किया बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग और बड़ी लंबी लंबी टेबल्स लगी हुई थी, उनके बटलर वगैरह थे, कौन कौन थे। और वहाँ पर किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया और जहर की वजह से कई 100 लोग जो उस कमरे में मौजूद थे वो सारे के सारे मर गए। उस खाने में पॉइज़न था, वो खाना खाते ही लोग मर गए थे। तो ये अंग्रेज़ों के वक्त की बात थी जो बहुत ही पुरानी थी। उसके बाद से ये घर बड़ा बदनाम हो गया था और कोई लेता नहीं था। और उसके मामू ने बताया कि जब ये फ़ैसले करने का वक्त आया था तो तुम्हारी मदर ने सबसे ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि ये घर ले लेना चाहिए, ये बातें होती नहीं है, जो होना होता है हो चुका होता है, दोबारा नहीं होता, इनका कोई असर नहीं होता। और वो बहुत कीन थी इस जगह पे रहने के लिए। फिर उसने अपने मामू को बता दिया कि मैं अम्मी के रूम में गया था, उस कमरे में मैंने ये चीज़ें देखी। तो फिर वो भी काफ़ी अपसेट हुए। खैर और उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें आइडिया था कि उनकी बहन जो थी वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में थी, लाइक वो मैजिक करती थी या वो कुछ रिचुअल करती थी या जो भी करती थी, शाम को मगरिब के वक्त अंदर जाके और इन बुतों के पास आग जलाना और बैठना, गॉड नोज़ व्हाट। तो खैर और तो वो कुछ कर नहीं सके। मेरी कज़न को लिया उन्होंने वहाँ से और उन्होंने वो घर शिफ्ट कर लिया। उनकी मदर वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो मेरी कज़न ने खैर अपने हस्बैंड के साथ एक और जगह पे छोटे से घर में शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब वो जो कुछ देख चुकी थी वहाँ पे और जो कुछ वहाँ चल रहा था, प्लस वो उस घर में इतना बड़ा मर्डर हुआ था इतने लोगों का, इसीलिए रात के बीच में उनकी बातें करने की, उनके खाने खाने की आवाज़ें आया करती थी। तो वहाँ पे रहने का कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन उनको, जो उनकी मदर इन लॉ थी, शायद ऐसी जगह ही चाहिए थी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ जो वो करती थी, कि वहाँ पर जितनी हॉन्टेड और जितनी डार्क जगह होगी वहाँ पे उतना इफ़ेक्टिव होता है मे बी ये सब कुछ। तो खैर वो उन्होंने घर छोड़ दिया, वो चली गई अपने हस्बैंड के साथ अपने बेबी को लेके, और फिर उसके बाद उसकी लाइफ में कोई इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। और खैर हम भी दोबारा नहीं गए, जब वो वहाँ से चली गई तो फिर हम लोग भी उस तरफ नहीं गए। लेकिन एक बड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे याद आ गई थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मेरा कराची से ताल्लुक़ है, डिफेंस फेस 4। और मैं अपनी लाइफ के
कुछ वाक़ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनमें से 2 काफ़ी प्रोमिनेंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था वो कराची में ही हुआ था। मैं आई चौधरी रोड पे साइमा ट्रेड सेंटर में काम करता था। बिल्डिंग बी जो पीछे की साइड पे है, डीजे साइंस कॉलेज की तरफ जो रोड जा रही होती है, उसके 19th फ्लोर पे मैं काम करता था। और वहाँ पे मेरा एक ऑफिस होता था। वहाँ में हमारा सॉफ्टवेयर हाउस होता था, एक साथ में कॉल सेंटर होता था और एक टीवी चैनल होता था। उसी बिल्डिंग में 13th फ्लोर वाज सपोजिटली हॉन्टेड। वो हॉन्टेड था, क्या था वहाँ पे हमें नहीं पता चल सका, लेकिन वो वाला फ्लोर बंद रहता था, बंद ही था। और वहाँ की इंतज़ामिया ने अगर सीढ़ियों से अगर आप जाएँ तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर लगा के उस पूरी चीज़ को बंद ही सील ही किया हुआ था कि आप अंदर जा ही नहीं सकते। सुना यही था कि जब वो वाला फ्लोर जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो वहाँ पे 2 मज़दूरों की डेथ हुई थी, या वो कूदे थे, खुद सुसाइड किया है, या उनको धक्का दिया गया है। लेकिन उसके बाद से जो ना वो वाला फ्लोर आबाद ना हो सका। अब ये बात 2005 की है या प्रॉब्ली 2006 की है, काफ़ी साल हो चुके हैं। अब अगर कुछ वहाँ पे बन गया होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी तरह की एक रात थी, आई थिंक फ्राइडे नाइट थी। हम अपने कोलीग्स के साथ थे। हमारे ऑफिस में ऑलमोस्ट 13-14 लड़के थे और 2 लड़कियां होती थी। लड़कियां तो मगरिब से पहले ही निकल जाती थी, 5 बजे ही, क्योंकि हम लोग लड़के होते थे और ऑफिस टाइम में ज़्यादा लेट नाइट, क्योंकि ट्रेंड है वहाँ पे पाकिस्तान में और कराची में। तो हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हमारा साथ साथ मजाक चल रहा था 13th फ्लोर के बारे में। अच्छा, वहाँ की जो मैनेजमेंट है उन्होंने वो 13th फ्लोर लिफ्ट पे से डिसेबल किया हुआ था। अब कभी भी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो उस फ्लोर का बटन दबाए और चेक करें कि वाकई डिसेबल है या नहीं है। लेकिन वहाँ के जो पुराने जो रहने वाले काम करने वाले थे और जो चौकीदार हैं सारे, उन्होंने तो बोला होता कि ये 13 फ्लोर पे जा ही नहीं सकती। अगर आपने जाना है अपना शौक पूरा करना है तो आप सीढ़ियों से जाएं। और वहाँ के चौकीदारों ने यही बोला होता कि आप मगरिब के टाइम पे सीढ़ियों से भी उस फ्लोर के सामने से ना गुजरें। मगरिब हो जाए, ईशा के करीब आप फिर उतरें, या उससे पहले जब रोशनी हो तो आप तब उतर जाएं। लिफ्ट क्योंकि रुकेगी नहीं तो इसलिए आप कभी भी उस पर से जा सकते हैं। एक उस दिन फ्राइडे के दिन हम लोग ने उस फ्लोर से रिलेटेड जिन भूतों की हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। जनरल में था, जब एक जगह पे ढेर सारे लड़के मिलते हैं तो बात से बात निकलती है और चीज़ जो है वो अगर सीरियस होती है तो वो मजाक में डेवलप होकर उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। अराउंड 12-ish या 1 हम लड़कों ने कहा कि अब बस बहुत हो चुकी है, अब घर चलते हैं, क्योंकि तो उसके बाद वीकेंड था। तो हम लोग कोई 7 या 8 लड़के उस लिफ्ट में चढ़े। हमारे साथ हमारा एक मौलवी दोस्त होता है। वो जब तक वो मजाक हो रहा था वो खामोश रहा था और वो वापस सर झुका के अपना काम ही कर रहा था। उसने हमारे मजाक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब हम जा रहे थे तो वो हमारे साथ ही था। मिनाज भाई, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस दोस्त से बात की, उससे मैंने रिकन्फर्म किया कि वाकई ऐसा हुआ था या नहीं होता, या मैं कोई कहानी बना रहा हूँ। तो उसने कंफर्म किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग लिफ्ट में चढ़े, हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और मैं क्योंकि बटन्स के पास खड़ा होता, दरवाजे के पास खड़ा था, तो हम लोग इस तरह एक यू में खड़े हुए थे और लिफ्ट चली है। ना मैंने दबाया बटन, ना किसी कोई और आगे लड़का बढ़ा। मिनाज भाई वो लिफ्ट 13 फ्लोर पे जाके रुक गई। अच्छा, जब वो रुकी है तो हमने कहा कि हम इतनी जल्दी ग्राउंड आ गया। जब हमारी नज़र नंबर्स पे ऊपर जब पड़ी तो 13th फ्लोर चमक रहा था और बटन्स पे से वो विजिबल नहीं था, क्योंकि वो बटन्स पे है ही नहीं लिखा हुआ 13, वो बंद किया उन्होंने, वो ब्लैंक है।
मिनाज भाई, हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि हम आंखें उठा के ऊपर देख सकें उस अंधेरे में क्या है, क्योंकि अंधेरा था इतनी। जब तक हम लोगों ने ऊपर देखा और दरवाज़ा खोला और आगे अंधेरा और सारी चीज़ें और लिफ्ट की लाइट, हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पहली बात कि किसी से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, या अगर पढ़ भी रहा होगा अपने दिल में पढ़ रहा होगा, लेकिन सब लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। जो मौलवी दोस्त था हमारा, वो सर झुका के अपना ही पढ़ रहा था, वो हमारे मजाक में शामिल ही नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उसके पढ़ने पढ़ाने से जो भी था, लिफ्ट में कोई चीज़ घुसी नहीं। वो दरवाज़ा खुला है 5 सेकंड के लिए, जितनी देर के लिए वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, और वो बंद हुआ है और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गए। हम लोग ने कुछ नहीं देखा, ना ही हमने कुछ फील किया, लेकिन वो लिफ्ट वहाँ रुकी थी। वो लिफ्ट वहाँ कैसे रुकी, किस लिए रुकी, किसने रोकी? क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से वो डिसेबल्ड है, या तो लिफ्ट का कोई फॉल्ट था, या जो भी चीज़ थी उस फ्लोर पे उसने ये बताने के लिए किया कि भाई मैं यहाँ होता हूँ, मेरा मजाक ना उड़ाओ। व्हाट्सोएवर, मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता। उसके बाद हमने ना लेट सिटिंग की, मगरिब से पहले हम लोग निकल जाते थे, और हमने अपने बॉस को भी बता दिया कि भाई लेट सिटिंग अब इम्पॉसिबल है कि कोई रुके यहाँ पे। ये था सीन, पहला वाक़या। दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ मलेशिया में, जब मैं पढ़ने के लिए गया था 2009 में। मेरी यूनिवर्सिटी थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, गोम्बक में वो सिचुएटेड है। वो 400 एकड़ की ज़मीन है, जिस 400 एकड़ का घना जंगल है जिसके बीच में वो यूनिवर्सिटी। आप गूगल करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको आराम से व्यूएबल है। मलेशिया की जो एक बहुत प्रॉमिनेंट चीज़ है, जो आप फ़ौरन अगर आप नोट करें वहाँ जाएंगे, तो वहाँ की बिल्लियों की दुमें कटी हुई हैं, जहाँ पर वो कहा जाता है कि वो लोग जो पुराने जो देहाती हैं गांव के जो हैं, वो जादू टोने में उनका ज़्यादा है, जिन्नों को कंट्रोल करना और इस तरह करना और व्हाट्सएवर चीज़ें, तो वो उनकी दुमों से रिलेटेड को काम करते हैं, वो अल्लाह जानता है। लेकिन चाहे वो छोटा बच्चा बिल्ली हो या कोई बड़ी बिल्ली हो, जो भी हो, बिल्ला सबकी दुमें कटी हुई हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से बहुत बड़ी थी, और आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी से भी बड़ी है, और बीच घने जंगल में, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ ग्रीनरी बहुत है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। लेकिन आपको भी पता है कि जंगलों में से काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हम नहीं देख सकते। यूनिवर्सिटी, मैं वहीं अंदर डॉम में ही रहता था। मेरा डॉम और यूनिवर्सिटी का जो फासला होता था वो ऑलमोस्ट समझ लें कि 1 किलोमीटर का रास्ता था, इतना फासला होता था। एक नहीं होगा तो 800 मीटर होगा, इस तरह ही होगा। मेरा सेकंड फ्लोर पे डॉम कमरा होता था, और वॉशरूम्स वहाँ पे ये होते हैं कि एक्यूमुलेटिव एक कोने में अलग से होते हैं, हर रूम में नहीं वॉशरूम होता। वहाँ पे एक तरफ नहाने की जगह, तो एक तरफ फारिग होने की जगह, तो एक्यूमुलेटिव सिंक्स हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ वो अलग है। हर फ्लोर पे एक अपना वॉशरूम है। यूनिवर्सिटी के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भरे हुए होते हैं, इतने सारे लड़के होते हैं, सारी चीज़ें। लड़के और लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ दूसरी साइड पे होती हैं और लड़के एक साइड पे होते हैं, तो ऐसा तो कोई वहाँ कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, सेमेस्टर ब्रेक्स जब आते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे किस्से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं। किस्से कहानियाँ स्टार्ट होती हैं या लड़कों ने फैलाई हुई होती हैं, जहाँ लड़के होते हैं वहाँ पे किस्से कहानियाँ निकल आती हैं। क्या रियलिटी है अल्लाह जानता है। लेकिन एक चीज़ मेरे साथ हुई थी जो मैंने फ़ील की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा सेमेस्टर ब्रेक हुआ वहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक, तो वहाँ पे 95% यूनिवर्सिटी खाली हो जाती है। जो बाकी जो 5% बचते हैं, उनमें से वो मैं एक था जो मैं यूनिवर्सिटी में रुका था। वो 1 महीने का एक ब्रेक होता है,
तो हर डॉम में जो ना एक दो ही लड़के रह जाते हैं बस। तो एक रात है थी कि मुझे फील हुआ कि मुझे वॉशरूम जाना है अर्जेंट। कोई 1 बज रहा होगा, मैं वॉशरूम की तरफ गया हूँ। अब वॉशरूम में मैं एंटर हो रहा हूँ तो मैंने देखा कि फील किया कि वॉशरूम का एक फार कॉर्नर जो था वहाँ थोड़ा अंधेरा सा है। अब वॉशरूम में तो लाइटें बहुत थी, वो बंद नहीं होती थी, लेकिन लाइट के होने के बावजूद एक कोने में अंधेरा है। काफ़ी फील हो रहा था मुझे अंधेरा सा। वॉशरूम में और कोई नहीं, मैं ही क्या था अकेला। एंटर हुआ, गया। मिनाज भाई, मैंने ये फील किया कि मेरे वॉशरूम के दरवाजे पे कोई काली सी चीज़ मुझे झांक रही है। जैसे हम दरवाजे पे दोनों हाथ रख के होता है ना कि आगे झांक के देखें क्या हो रहा है, कोई चीज़ झांक रही थी। अब मुझे सिर्फ फील हुआ है कि अब वॉशरूम के अंदर जो है ना ऐसा ना अंधेरा सा फील हुआ मुझे, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूं कि क्या है। मैं नहीं देख सका। नीचे ज़रूर देख रहा था, दरवाजे के नीचे से ही मुझे लग रहा था कि मेरी फीलिंग ये थी कि वो जो भी चीज़ थी एक कोने में, वो मेरे वॉशरूम के दरवाजे पे आ गई है और वो अब मुझे देख रही है। मेरा वहम भी हो सकता है क्योंकि पूरा डॉम खाली था, एक मैं ही था लड़का और एक और लड़का था जो 3rd फ्लोर पे होता था, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता था, वो दूर था। वो मेरे वाले वॉशरूम में क्यों आएगा, और आएगा भी तो मुझे क्यों झांकेगा। तो बहरहाल मैं फारिग हुआ, आराम से मैंने दरवाज़ा खोला, वो हाथ धोए और ख़ामोशी से बग़ैर पीछे देखे अपने कमरे में जाके बैठ गया। और वहाँ जाके फिर मैंने कुरान शरीफ खोल लिया या तिलावत लगा दी, व्हाट्सएवर। मैंने कुछ देखा नहीं, बस मैंने एक फ़ील किया। उसके 2-3 दिन बाद सिमिलर एक्सपीरियंस एक और लड़के ने फ़ील किया, मेरे डॉम से कोई 500-600 मीटर दूरी पे था। उसने भी वॉशरूम पे ऐसी कोई चीज़ फ़ील की, लेकिन वो लड़का बेहोश हो गया। वो लड़का बेहोश हुआ। वो जब सुबह को जो काम वाली आती हैं, सफाई करने वाली, उन्होंने जब उसको देखा, उठाया सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा पगदड़ मच गई और इधर उधर वो बात हुआ। वो लड़का होश में आया, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा बस, उसने कुछ बोला ही नहीं कि वो क्यों बेहोश हुआ, क्या हुआ। तो उसको शायद कुछ याद नहीं था या वो कुछ बताना नहीं चाह रहा था या जो भी था। और उसके बाद फिर वो हफ्ते के बाद जो है वो फिर अपने घर चला गया था। वो वापस यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब इन सारी चीज़ों में कितना है, क्या सच्चाई है, मुझे कुछ फील हुआ भी था या नहीं हुआ था, या वो अंधेरा था, रात का टाइम था और मेरे वहम काम कर रहा था, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ ख़ास कह नहीं सकता। लेकिन ये 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे और मुझे फील हुए थे। मलेशिया की उस यूनिवर्सिटी की ख़ास एक बात ये थी कि उसके बीच में जो है एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, मतलब यूनिवर्सिटी के बीच में ही थी। और हर अजान के वक्त वहाँ के कुत्ते रोते थे, लिटरली रोते थे। जब कुत्ते करीब में होते थे तो वो फ़ौरन खड़े होकर रोने शुरू हो जाते थे, या जंगलों में होते थे वहाँ रोने शुरू हो जाते थे। और ज़्यादा प्रोमिनेंटली रोते थे मगरिब और फजर के टाइम पे। इस पे रखते हुए हमने वहाँ के मौलवी साहब जो है मस्जिद के, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है मगरिब के अजान के टाइम पे जिस पे कुत्ता देख के रोता है। उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ भागती हुई वापस जंगल में छुपने जाती है जिसको देख के कुत्ता रोता है। उन्होंने कहा जब आप ये सुनो आयतुल कुर्सी पढ़ो। उनके पास मैं ये बाथरूम वाले इंसिडेंट लेके गया, उन्होंने मुझे वॉशरूम की दुआ बताई घुसने से पहले। मिनाज भाई, वो दिन और आज का दिन है, मैं अपने घर का वॉशरूम भी एंटर हो रहा होता हूँ, भले हाथ धोने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वो दुआ ज़रूर पढ़ता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। मैं अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपको एक वॉइस नोट भेजी थी कुछ महीने पहले रिगार्डिंग ए पैरानॉर्मल एक्टिविटी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ। मेरी रिहाइश शिकागो में है और मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और अकेले रहता हूँ। मेरी फैमिली यहाँ नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद मैं जिस घर में रह रहा था उस घर से मैं मूव आउट हो गया था और उसके बाद मैंने अपना एक अपार्टमेंट ले लिया था जिसमें मैं करंटली रह रहा हूँ। मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ उनसे इन एक्टिविटीज़ का कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये मेरे साथ होती हैं और ये मेरे अतराफ़ रहती हैं। इसको आप बंदिश समझ लें, इसको आप हसद समझ लें, इसको जादू समझ लें या कुछ भी समझें, ये चीज़ें मेरे साथ हैं और ओकेजनली फ्रॉम टाइम टू टाइम हादसात होते रहते हैं। कुछ ऐसे हादसात मैं आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूँ जो मखलूक मेरे तरफ हैं, वो मुझे अपना प्रेजेंस फील कराती रहती है नाउ एंड देन। मुझे फ्लैशेस ऑफ स्मोक पेरिफेरल विजन पे नज़र आते हैं। कैसे लग रहा है कोई छोटे कद का बच्चा जो है वो एकदम से विद इन अ फ्लैश इधर से उधर गया है और थिन एयर में गायब हो गया। और कभी कभार बदबू आने लगती है वेस्ट की, पेशाब की, जहाँ कोई नामो निशान नहीं होता गार्बेज का या कोई गंदगी का। ये मेरे घर की बात है। मैं अपना घर माशाल्लाह से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत ये है कि मैं अपना घर जो है वो नीट एंड टाइडी रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नीट एंड टाइडी रहे। तो एक ऐसी जगह पे जो साफ़ सुथरी हो और वहाँ पर आपको एकदम से ऐसे आपको स्मेल आए जैसे किसी ने यूरिनेट किया हुआ है, तो एक बड़ा बिज़ार सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है वो। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। कभी कभार ऐसे मैं एक दफ़ा जो है अपने कमरे में, मेरा बेड जो है वो कोने में, सिंगल बेड है मेरा, तो वो मैं कोने में रखता हूँ। खिड़की की तरफ करवट करके मैं लेटा होता हूँ और मेरी जो पीठ होती है वो मेरे कमरे की एंट्रेंस की तरफ होती है। तो एक रात में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं लेटा हूँ सोने के लिए और मेरी नींद जो है वो आधी लग गई थी, आधी आई वॉज अवेक। तो मुझे महसूस होता है कि मेरे कमरे में कुछ घूम रहा है, दीवारों पे चक्कर काट रहा है दीवारों के। एक पर्दा कह लें, बहुत एक सिलुएट कह लें, एक पर्दा कह लें, एक इस तरह का साया कह लें कि मतलब बहुत हल्का सा है, प्रोमिनेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स देयर, बहुत ओपेक सा है। और वो मेरे कमरे की 4 दीवारियों पे चक्कर काट रहा है। कभी क्लॉकवाइज जा रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो तकरीबन 1-2 मिनट के लिए ये होता है। उसके बाद वो चीज़, वो जो भी मखलूक थी वो गायब हो जाती है। तो ये समझ के कि अच्छा, ये जान के, क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन है, मेरे साथ होता रहता है ओकेजनली, इसको मैंने इग्नोर करके आई वेंट बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग। मैं सोने लगा था, तो मैं वापस सोने लगा हूँ तो दरवाज़ा वाइब्रेट होने लगा। अब दरवाज़ा मेरा बंद था और वाइब्रेट ऐसे हो रहा है जैसे कोई खींच रहा है, बंद कर रहा है, खींच रहा है, बंद कर रहा है, और बहुत रैपिडली कर रहा है, खींच रहा है और बंद कर रहा है। तो ये देख के मुझे ये अंदाज़ा लगा कि जो भी चीज़ है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ वो बहुत एम्बिशियसली अपना प्रेजेंस जो है मुझे, वो बहुत एग्रेसिवली मुझे दिखाना चाह रही है कि मैं हूँ, मुझे जानो। अब क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ इतनी फ्रीक्वेंटली हो चुकी हैं, इनका जो खौफ, इनकी वजह से हेजिटेशन, वो मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मैं उठा हूँ और दरवाज़ा जब
वाइब्रेट होके बंद हुआ है, वाइब्रेट होना। तो मैं उठा हूँ, दरवाज़ा मैंने डोर नॉब खोला है और मैंने बड़े तेज़ी से मैंने दरवाज़ा खोला और खड़ा हो गया दरवाज़ा के आगे। इधर उधर देख के मैंने दरवाज़ा वापस बंद करके मैं सो गया। ये बात है, कल की बात नहीं है, ये बात है पिछले हफ्ते की। आज दोपहर में मैं जब काम से आया था, तकरीबन 4 बजे मैं जब घर एंटर हुआ, तो काफ़ी थका हुआ था, नींद आ रही थी। तो क्योंकि लास्ट नाइट मेरी कुछ नींद प्रॉपर्ली मैं सो नहीं पाया, तो मैं घर आया, मैंने इरादा किया कि मैंने सोना है भाई एटलीस्ट 2 आवर्स। तो खैर मैं सोया, सो के मैं जब सो रहा था तो बीच में मेरी आँख भी खुली थी और मुझे महसूस भी होता कि कोई है कमरे में, मेरी पीठ की तरफ कोई इधर उधर चल रहा है। अच्छा, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मैं एसी नहीं चलाता हूँ, ना मैं पंखा चलाता हूँ, ना कुछ ऐसा शोर होता है घर में, बहुत सन्नाटा साइलेंस होता है। मैं अकेला रह रहा हूँ, बस जो है अपना वाटर हीटर है, उसका कभी कभार उसकी कभी आवाज़ आ जाती है, कुछ इस तरह की आवाज़ आ जाती है, या ऊपर से कोई चलने की, क्योंकि अपार्टमेंट है तो ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आ जाती है, लेकिन वो बहुत ही रेयरली होता है। तो मैं बीच में उठा हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि भाई कोई है कमरे में, कोई आहट महसूस हो रही है। मैंने इग्नोर करके मैं वापस सो गया, क्योंकि नींद मुझे इतनी आ रही थी कि मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं था कि मैं इसको इंटेरोगेट करूँ या देखूँगा क्या हो रहा है। तो खैर मैं सो गया। सो के मैं उठा फ्रेश होके, तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा होगा, मगरिब से 10 मिनट पहले मैं उठा हूँ, मैं बैठा हूँ, लेटा हुआ था तो मैं बैठ गया। बैठ के ये होता है ना कि आप जब एक सुकून की नींद लेते हैं तो आप एक रिफ़्रेश सा फील होता है और आपकी जान में जान आती है। तो आई वॉज़ रियलाइजिंग कि मैं कितना थका हुआ था। तो वो रियलाइज़ करने के बाद तो फिर मैंने एक सांस ली, एक डीप ब्रेथ ली, और जब मैंने एक्सहेल किया तो मैंने अपने मुंह को गोल करके एक्सहेल किया, ऐसे करके। तो वो मैंने एक दफ़ा किया, ये मैंने किया, और करने के बाद वो एक्सहेल करने की आवाज़ तो मुझे आई। उसके बाद जब मैंने एक्सहेल कर दी, उसके बाद मुझे कहीं और से आवाज़ आई कि किसी ने मेरी नकल उतारी है एक्सहेल करने की। खैर मैं ज़रा स्टन सा रह गया, एकदम से मैं बैठ गया। मैंने बोला अच्छा, दे टेकिंग अप अ नॉच, तो ठीक है, वो अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश में है, मैं जो हूँ जितना इग्नोर कर सकता हूँ करूँगा। और बस यही मैं आपसे शेयर करना था। व्यूअर्स और लिसनर्स अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।